हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग की क्लासेस में। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कुछ बेसिक, यानी कि हमने पहली यूनिट के कुछ महत्वपूर्ण लेकिन बहुत बुनियादी बिंदुओं पर बात की थी, जैसे कि वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होती है, स्किल डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और वोकेशनल ट्रेनिंग को लेकर के क्यों हमारे यहाँ इतने चर्चा होती है, क्यों इसका माहौल बनाया जा रहा है, क्यों भारत को वोकेशनल ट्रेनिंग की जरूरत है, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, भारत डेमोग्राफिक डिविडेंड की कंडीशन में है या नहीं है, और यदि है तो उसका लाभ उठा पा रहा है या नहीं उठा पा रहा है। अगर नहीं उठा पा रहा है तो ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से हम उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, और क्यों फिर उसके लिए हमें वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट जैसी चीजों की जरूरत पड़ती है। हमारे देश के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक, या कहूँ कि सबसे बड़ी ही चुनौती आजकल बेरोजगारी की है। और कैसे बेरोजगारी वाला जो मुद्दा है या चुनौती है, वो कैसे स्किल डेवलपमेंट या वोकेशनल ट्रेनिंग से जुड़ती है, कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग ये दोनों जब साथ चलेंगे तभी हम बेरोजगारी जैसी चुनौतियों से निपट पाएंगे। ये तमाम चीजों पर हमने एक बेसिक चर्चा की थी, जो कि कई बार एग्जाम के में भी इस तरह के प्रश्न आपसे बन जाते हैं। और ये आपके सिलेबस का एक इंटेग्रल पार्ट है, क्योंकि पहली यूनिट में अगर आप देखेंगे तो उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है कि वोकेशनल एजुकेशन का क्या सिनेरियो है इंडिया में। वो तमाम बातें उसमें आपको पढ़नी होती है। तो उसी चर्चा को, उसी डिस्कशन को आज हम आगे बढ़ाते हैं। हम लोग स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग पर बात कर रहे थे, और इसी वही जो क्रम चल रहा था, वही तारतम्य जो चल रहा था, उसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वोकेशनल एजुकेशन को लेकर के हमारी गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, काफी सीरियस नजर आती है, और इसको एक बहुत महत्वपूर्ण प्रायोरिटी की तरह से देख रही है, उनकी प्राथमिकता में ये चीज है। तो सरकार जो है इसको एक अपनी प्राथमिकता में लेकर चल रही है, केंद्र स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी, और विभिन्न कार्य इसमें किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये काम अभी ही किए जा रहे हैं। लगातार बहुत समय से हमारी एजुकेशन पॉलिसीज में, स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग की पॉलिसीज में लगातार काफी समय से पुरानी सरकारों ने भी इसमें काम किया है, और वर्तमान सरकार ने इसको और ज्यादा पुशअप करने की कोशिश की है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमें स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए, अगर हमें बेरोजगारी को दूर करना है, तो स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये दो चीजें बहुत की फैक्टर्स होती हैं। एक तो यह है कि हमारे पास वर्कफोर्स ऐसी हो जो स्किल्ड हो, ट्रेंड हो। और स्किल्ड और ट्रेंड का मतलब है कि वो आधुनिक आवश्यकताओं के हिसाब से, जो मॉडर्न और करंट रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री की, चाहे वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री हो चाहे वो इंटरनेशनल इंडस्ट्री हो, उसकी जो करंट रिक्वायरमेंट्स है उसके लिहाज से उसने वेल इक्विप्ड होना चाहिए, वेल स्किल्ड होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए। और दूसरी चीज है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। अगर स्किल्ड वर्कफोर्स है लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो तब भी समस्या है। एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जनरेट हो, उसके लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप को, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारी स्कीम्स भी सरकार चलाती है, बहुत सारी लोन देती है। यूथ को इनकरेज किया जा रहा है कि वो स्टार्टअप्स में आए और एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के एक माहौल बने। बाहर से भी विदेशी निवेशक आए और वो यहाँ पर अपनी फैक्ट्रीज लगाए, किसी भी तरीके से एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जा सके, ताकि जो करोड़ों की यूथ है हमारे पास, उसको किसी तरह रोजगार के क्षेत्र से जोड़े जा सके। और इसीलिए जब हम स्किल डेवलपमेंट या वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो उसमें एंटरप्रेन्योरशिप अपने आप एक महत्वपूर्ण, बल्कि अनिवार्य पॉइंट की तरह से जुड़ जाता है। अब हम एंटरप्रेन्योरशिप को स्किल डेवलपमेंट से, या स्किल डेवलपमेंट को एंटरप्रेन्योरशिप से सेपरेट करके नहीं देख सकते। ये दोनों आपस में इंटेग्रल तरीके से जुड़ चुके हैं, क्योंकि दोनों साथ में होंगे तभी ये समस्या दूर हो पाएगी। ठीक है ना, तो उसके लिए लगातार जो है वो काम किया जा रहा है। ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सीए बीई है, सीए बीई का मतलब होता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन। ये एक बॉडी है, और दूसरी है एनकेसी, एनकेसी यानी नेशनल नॉलेज कमीशन। अभी जब हम फ्रेमवर्क पढ़ेंगे आगे की कक्षाओं में, पूरा का पूरा स्किल डेवलपमेंट का जो एक सिस्टम बना हुआ है, कौन सी बॉडीज उसमें इन्वॉल्व है, क्या हायरार्की है ऊपर से लेके नीचे तक, तब इन बॉडीज का और जिक्र आएगा। पर अभी आप ये जानिए कि ये जो दो बॉडीज हैं, चाहे वो सीएबी हो चाहे वो एनकेसी हो, इन्होंने लगातार जो है वोकेशनल एजुकेशन को लेकर के एक तरीका, एक रवैया अपनाया है कि इसके लिए माहौल हमें शुरुआती स्तर से बनाने की कोशिश करना चाहिए, राइट फ्रॉम दी स्कूल एजुकेशन।
जब बच्चा स्कूल में होता है, प्राइमरी तो नहीं लेकिन जहाँ से वो मिडिल में प्रवेश करता है, यानी कि 6th क्लास से 5th के बाद से एक माहौल इसके पक्ष में बनना चाहिए। ये जो है बीई और एनकेसी ने लगातार इस बात को कहा है। एनकेसी ने जो है इसके लिए कई सारे डिलीवरी मॉडल्स बनाने पे भी बात की है और वो लगातार ये बात कह रही है। साथ ही साथ उसने प्राइवेट प्लेयर्स को भी इसमें इन्वॉल्व करने की बात की थी, जो कि किया भी गया है, किया जा भी रहा है। हमारे यहाँ मैंने आपको बताया था प्लानिंग कमीशन जब था, अब तो खैर प्लानिंग कमीशन नहीं है, तो 5 ईयर प्लान्स बनते थे। तो मनमोहन सिंह के दौर में जब वो 10 साल प्रधानमंत्री रहे, उस बीच 5 ईयर प्लान्स जो बने, चाहे वो 11वां 5 ईयर प्लान हो या 12वां 5 ईयर प्लान हो, इन दोनों ही 5 ईयर प्लान्स में जो है प्राइवेट प्लेयर्स को इनवाइट करने और उनको इस प्रोसेस का हिस्सा बनाने पर भी जोर दिया गया और उसी के तहत जो है इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट लिंकेज हो, चाहे प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा ट्रेनिंग देना हो, चाहे वो उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए इनेबल में करना हो, वो तमाम चीजों पे काम किया जा रहा है, जो हम ड्यूरिंग द कोर्स आगे देखेंगे। 2025 तक जो कि अभी करंट ईयर शुरू ही हुआ है, इस तक जो हमारा वो था, बेसिकली न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी, उसके तहत ये कहा गया था कि 50% तक 2025 तक, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको कि बाय 2025 द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्लान्स टू प्रोवाइड वोकेशनल एजुकेशन टू 50% ऑफ ऑल स्टूडेंट। 2025 तक ये लक्ष्य रखा गया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि 50% तक, यानी कि आधे से कम आधे, मिनिमम आधे बच्चों को, कम से कम आधे बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो ये आप याद रखिएगा कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मतलब होता है नई शिक्षा नीति। तो जो हमारी नई शिक्षा नीति या न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ये ऑब्जेक्टिव सेट किया गया है कि 2025 तक, जो कि अब आ ही चुका है, तो 2025 तक 50% तक सारे, मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं उनके आधे स्टूडेंट कम से कम, उनको वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। अब इस लक्ष्य को हम किस हद तक हासिल कर पाए हैं, ये अब डिसाइड होगा जब इसका असेसमेंट किया जाएगा। अभी तो खैर 2025 का बिगिनिंग ही है। जब इस पर असेसमेंट किया जाएगा, इसका मूल्यांकन किया जाएगा, तो जो फैक्ट है, डेटा है सरकार के पास, कितने लोगों को टोटल एजुकेशन दिया गया, उनमें से कितने लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग से जोड़ा गया, वो तमाम डेटा निकल करके आएगा। तो फिर हम जान पाएंगे कि ये जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, ये किस हद तक सफल रहा या सफल नहीं रहा। लेकिन अभी के लिए आप इतना ये याद रखिए कि 2025 तक ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, जिसको एनईपी बोलते हैं, कि 50% तक, यानी कि आधे बच्चों को कम से कम वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि अब 2025 आ भी गया है। मेरे हिसाब से ये हम अगर एक मूल्यांकन इसका देखें अपने लेवल पे, अगर सेल्फ असेसमेंट करें, तो 50% का ये लक्ष्य अचीव नहीं भी हुआ होगा, तब भी बहुत कंसिडरेबली इसमें हमने ग्रोथ कर ली है, क्योंकि सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं और उससे काफी लोग लाभान्वित भी हुए हैं। इसलिए ये लक्ष्य का तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि जो आंकड़े, डेटा, जो फैक्ट्स आएंगे, स्टेटिस्टिक्स आएंगे, उस पर तय होगा। लेकिन फिर भी इसमें कंसिडरेबल प्रोग्रेस जो है वो की गई है। जो क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन का साइज बहुत ज्यादा है, तो हम कितना भी एफर्ट पुट करते हैं तो वो कम पड़ता है, जैसे कि ऊंट के मुंह में जीरे के जैसा वो दिखता है। तो कितने भी बड़े स्तर पे जब प्रयास होता है, क्योंकि ग्रोथ, पॉपुलेशन का साइज बहुत ज्यादा है, तो वो अपने आप ही उसको हिंडर करता है बेसिकली। तो ये फिर भी हम मान सकते हैं। उसके बाद एक नई मिनिस्ट्री भी बनाई गई थी सरकार के द्वारा, जिसका नाम है द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। 2015 में, है ना, एक नई पॉलिसी लाई गई, जिसको बोलते हैं द नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जहां भी स्किल डेवलपमेंट की बात होगी, उसके साथ एंटरप्रेन्योरशिप को जोड़ दिया जाए। तो एक नई पॉलिसी बनाई गई 2015 में, जो कि एक डेडिकेटेड पॉलिसी है, किसके मामले में, एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट के मामले में। उसका नाम ही है द नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसके पहले भी एक पॉलिसी बनी थी मनमोहन सिंह की सरकार में 2009 में, लेकिन उसके कुछ प्रावधान जो है उनको रिवाइज किया गया, कुछ को शामिल किया गया, कुछ को बदला गया, और एक उस पुरानी पॉलिसी को इस नई पॉलिसी ने रिप्लेस किया है। तो अब पुरानी पॉलिसी एग्जिस्टेंस में नहीं है, ये आप याद रखिएगा। दोनों नहीं चल रही है, अब एक ही पॉलिसी चल रही है, जो कब बनी है, 2015 में। जो नई पॉलिसी है वो कब बनी है, 2015 में, मोदी गवर्नमेंट आने के बाद। इसका नाम क्या है, नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप।
ये एक बहुत ही की डॉक्यूमेंट है, बहुत ही क्रूशियल डॉक्यूमेंट है और इसमें पूरा एक फ्रेमवर्क, माइंडसेट कि कैसे, क्यों ज़रूरी है, क्या करना है, एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में क्या करना है, स्किल डेवलपमेंट के फील्ड में क्या करना है, क्या फ्रेमवर्क रहेगा, कौन-कौन सी एजेंसीज़ इन्वॉल्वड रहेंगी, उस पर काफ़ी तफ़सील में बात की गई है, एंटरप्रेन्योरशिप पे सेपरेटली और स्किल डेवलपमेंट में पर सेपरेटली। ये जो पॉलिसी है, ये ऐसा नहीं कि इट्स अ न्यूअर पॉलिसी, बेसिकली ये नई पॉलिसी तो, लेकिन इससे पहले भी एक पॉलिसी चल रही थी जो कि 2009 में बनी थी। उसमें एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस नहीं था, हालाँकि स्किल डेवलपमेंट पे बात की गई थी ज़्यादातर और वो जो है 2009 में बनी थी, उसको उसका नाम भी था नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट। तो इसमें जो है, जब नई सरकार आई तो उसने इस पॉलिसी को रिवाइज़ किया, थोड़ा इस पे इसको रिकंसिडर किया, रिविज़िट किया। को बहुत सारे जो पार्ट्स थे वो इसी के रहे और कुछ नए पार्ट्स इसमें जोड़ दिए गए, कुछ को रिप्लेस कर दिया गया और 2009 की पॉलिसी को रिप्लेस करके नई पॉलिसी 2015 में आ गई। ठीक है ना? तो इसमें ऐसा नहीं है कि इसको पूरी तरह से खारिज किया गया। इसकी बहुत सारी चीज़ें नई पॉलिसी में शामिल कर ली गई, कुछ नया जोड़ दिया गया, कुछ पुराना हटाया गया थोड़ा बहुत, इस तरीके से नई पॉलिसी बनी है। तो ये आपको थोड़ा-सा याद रखना है इसके बारे में। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब वोकेशनल एजुकेशन के क्या एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ये बहुत सिंपल पॉइंट्स है जो मैं आपको थोड़ा-थोड़ा बता चुका हूँ। इसको हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से एक-एक करके देख लेते हैं, क्योंकि कई बार पिछली बार जो क्वेश्चन पेपर आया था, उसमें सीधे-सीधे ये प्रश्न पूछ लिया गया था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एम या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ एम। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए थे, बहुत डिफिकल्ट प्रश्न इससे नहीं आए थे। वर्बेटिम जो चीज़ें गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में रहती है, उससे सीधे-सीधे भी प्रश्न आ गए थे, तो हम लोग उसी को आधार बना करके इसकी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि बहुत मुश्किल पेपर नहीं आया था, ये क्योंकि नया इंट्रोड्यूस्ड सब्जेक्ट है इसलिए। और इसीलिए हम लोग उसको उस तरह से देख रहे हैं, पुराने पेपर के आलोक में उसको देखते हुए चल रहे हैं। अब देखिए, इसमें मैं आपको एक पॉइंट वाइज़ बता दे रहा हूँ कि कौन-कौन से ऑब्जेक्टिव्स या एम्स हैं वोकेशनल एजुकेशन पे फोकस करने के। हालाँकि कॉमन सेंस से अपन जानते ही हैं, और उसको एक सिस्टमैटिक और एकेडमिक तरीके से हमको देखना है। ठीक है? क्या-क्या एम्स है? भाई हमको क्यों, व्हाई डू दिस कंट्री नीड वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट पैराडाइम? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ टू बूस्ट द प्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है? इसमें कई एम्स डायरेक्टली होते हैं, कई इनडायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट वाले तो हमको दिख जाते हैं। भाई आपसे कोई पूछे वोकेशनल एजुकेशन क्यों देना चाहिए? तो भाई रोजगार के लिए, यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, ताकि उनको नौकरी मिल सके। ये तो डायरेक्ट एक डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव हो गया, प्रत्यक्ष रूप से जिसके बारे में कोई भी बता देगा, एक लेमैन भी बता देगा। लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो डायरेक्ट नहीं होते लेकिन इनडायरेक्ट होते हैं। जैसे इकोनॉमी बूस्ट होगी इससे। भाई अगर देश में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, बाजार बढ़ेगा, मार्केट बढ़ेगी, तमाम चीजें होंगी। तो इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट, अगर मान लो कि बेरोजगारी है या कम रोजगार है या बहुत, जिसको प्रच्छन्न रोजगार बोलते हैं कि ऐसा रोजगार जो दिख तो रहा है लेकिन उसमें कोई खास बात नहीं है। जैसे लोग जो हैं बहुत कम दामों पे काम करने को तैयार हो जाएँ, जितना एफर्ट पुट कर रहे हैं उतना पैसा नहीं मिल रहा, या खेत में 2 लोगों की ज़रूरत है और 10 लोग उसमें काम कर रहे हैं। तो इसमें आपको दिखेगा तो सही कि बंदा नौकरी में है, पर वो प्रच्छन्न रोज़गार होता है। दरअसल जो रोज़गार, असल रोज़गार होता है वो ये है कि आप जितना काम कर रहे हैं उतना आपको पैसा भी मिले। आप मजबूरी में काम ना करें, डिस्ट्रेस काम ना करें, तो वो असली रोज़गार होता है। तो अगर देश में बेरोज़गारी है या इस तरह का नकली किस्म का रोज़गार है जिसका कोई बहुत पैसा नहीं मिल रहा है या बहुत डिस्ट्रेस किस्म में लोग काम कर रहे हैं, तो इन तमाम स्थितियों का जो इनडायरेक्ट इफेक्ट इफेक्ट होता है, वो इकोनॉमी पे होता है। क्योंकि अगर लोगों के पास रोज़गार ही नहीं होगा तो मार्केट में पैसे का फ्लो नहीं होगा। मार्केट में पैसे का फ्लो नहीं होगा तो जीडीपी गिर जाएगी, मार्केट गिर जाएगा, इकोनॉमी गिर जाएगी, सीधा-सीधा इम्पैक्ट उसका जीडीपी पे जाएगा और जीडीपी से सीधे-सीधे हमारे देश की इकोनॉमिक हेल्थ जुड़ी हुई है। तो आर्थिक स्वास्थ्य पूरे देश का गड़बड़ाएगा अगर मान लो कि देश में प्रोडक्टिविटी नहीं है, जनसंख्या के पास काम नहीं है। तो सीधी-सीधी बात है कि जब हम वोकेशनल एजुकेशन को तवज्जो देते हैं या उसपे फोकस करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा एक उद्देश्य ये होता है कि हमारी इकोनॉमी जो है, वो बूस्ट हो, उसका पोटेंशियल बूस्ट। तो पहला उद्देश्य क्या हो गया, टू बूस्ट द प्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का जो प्रोडक्टिव पोटेंशियल है उसको बूस्ट किया जाए।
यहाँ पर पोटेंशियल शब्द का मतलब है कि क्षमता तो है, संभावना जिसको बोलते हैं, संभावनाशीलता तो है, पोटेंशियल तो है, पर हम उस पोटेंशियल का उतना यूज नहीं कर पा रहे। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और वो भी यंग पॉपुलेशन है, तो ये अपने आप में एक पोटेंशियल है, क्योंकि कई देश तो दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास यूथ है ही नहीं, यंग पॉपुलेशन ही नहीं है काम करने वाली। इंडिया जो है उसको ये फायदा है कि उसके पास इतना बड़ा चंक है पॉपुलेशन का, विच इज मैसिव। तो एक तो ये लेकिन दिक्कत ये है कि इसको हमको पोटेंशियल है, लेकिन इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्चुअल रिजल्ट में, और वो तब होगा जब हम वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो पोटेंशियल यानी कि जो संभाविता है हमारी इकोनॉमी में, उस संभाविता को असल रिजल्ट में कन्वर्ट करना, असल इम्पैक्ट उसका कन्वर्ट करना, इसके लिए इसकी जरूरत है। तो ये बात सही है। ठीक है। दूसरा, टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। जाहिर सी बात है कि अगर लोगों के पास नौकरी होगी, पैसा आएगा, तो उनका ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वगैरह सुधर जाएगा। अगर किसी के पास पैसा है तभी वो खर्च करेगा, और खर्च करेगा तभी उसका स्टैंडर्ड ऑफ द लाइफ उठेगा, जो कि सही भी है। अगर पैसा ही नहीं होगा तो आदमी कहाँ से खर्च करेगा, और पैसा कब, अगर नौकरी नहीं होगी तो पैसा कैसे होगा। तो सीधी सी बात है कि लोगों का इकोनॉमिक स्टैंडर्ड जो है वो सुधारना, ताकि एक जीवन स्तर सुधरे, और जीवन स्तर सुधरेगा तो इकोनॉमी भी बढ़ेगी, लोगों का जीवन स्तर भी सुधरेगा, लोग खुश भी रहेंगे, और एक तरीके से सभी चीजें केटर कर ली जाएंगी। फिर टू एलिमिनेट अनएम्प्लॉयमेंट बाय प्रोवाइडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू दी मासेस, है ना। ये भी वही बात है, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करना और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो लोगों को प्रोवाइड करना। अब इसमें दोनों बातें हैं। आजकल जैसे मैंने बोला कि जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो उसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी स्वरोजगार को भी जोड़ लेंगे। यहाँ पर रोजगार का मतलब केवल रोजगार नहीं है, स्वरोजगार उसमें शामिल है। आजकल स्वरोजगार को भी एक बहुत पोटेंशियल चीज के रूप में, एक बहुत प्रोमिनेंट चीज के रूप में देखा जा रहा है। तो जरूरी नहीं है कि हर आदमी नौकरी करे, लेकिन हाँ, नौकरी करने के साथ साथ लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी इनेबल करना, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी इक्विप्ड कर देना। और इक्विप्ड करने के कई तरीके हो सकते हैं, उनको ट्रेनिंग देना, उनको गाइडेंस देना, उनको लोन देना, शॉर्ट टर्म लोन देना, लॉन्ग टर्म लोन देना, कम परसेंटेज पे लोन देना, तमाम तरीके की जो कागजी जरूरियात होती है, यानी कि जो पेपर वर्क होता है, या जो आपका ये लाइसेंसेस होते हैं और एवरीथिंग, उसमें ईज करना, जिसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोलते हैं। तो ये जो पेपर वर्क अननेसेसरीली बहुत बड़ा हो जाता है या कई बार बहुत उबाऊ हो जाता है, उसमें ईज कर देना। तो ये तमाम चीजें डाल करके एक तरह से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का माहौल बनाना, चाहे वो गाइडेंस हो, चाहे वो एक माइंडसेट हो, चाहे वो प्रोसीजर में जो आसानियां पैदा की जा सकती है, प्रोसीजरल आसानियां पैदा करना, वो तमाम चीजें उसमें शामिल होती है। तो ये सब जो है बेसिकली, ये भी एक तरीके से वोकेशनल एजुकेशन क्यों जरूरी है, ताकि हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को एलिमिनेट करें और एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दोनों की अपॉर्चुनिटीज मासेस को प्रोवाइड की जाए। और मासेस का मतलब ये है कि सभी लोगों को, देखिए, जो बड़ी बड़ी नौकरियां होती हैं उसमें तो चुनिंदा ही लोग जा सकते हैं, सरकारी नौकरियों में भी चुनिंदा ही लोग जा सकते हैं, क्योंकि सरकार डायरेक्टली कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगी। तो इसलिए हमारे पास क्योंकि करोड़ों की आबादी है, 80 करोड़ लोग तो हमारे चुनाव में वोट ही डाले थे पिछली बार, मतलब मतदाता सूची में 80 करोड़ से ऊपर लोग हैं। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा चंक ऑफ पॉपुलेशन है। इतनी बड़ी यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, मासेस को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और फिर स्किल डेवलपमेंट दोनों को साथ में चलना पड़ेगा, टू मेक द मोस्ट यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज करना, ये भी एक चीज है। अगर हमारा यूथ जो है स्किल्ड नहीं है, ट्रेंड नहीं है, वेल इक्विप्ड नहीं है, उसके पास कोई हुनर नहीं है, कोई कला नहीं है, कोई काम वो नहीं जानता, तो जाहिर सी बात है कि उस ह्यूमन रिसोर्स का जो है वो बोझ के रूप में है, मतलब वो हमारे लिए एक एसेट नहीं है बल्कि लायबिलिटी है देश के लिए। तो ये जो लायबिलिटी है, उसको एसेट में हम तभी कन्वर्ट कर पाएंगे जब उसको स्किल्ड किया जा सके। देखो, यूथ जो है या पॉपुलेशन जो है वो एसेट भी हो सकता है, लायबिलिटी भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट और उस स्टेट का पूरा सिस्टम, राज्य का पूरा सिस्टम उसको कैसे ट्रीट कर रहा है। ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्सेस हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन उस ह्यूमन रिसोर्स का फायदा हम कब ले पाएंगे, जब हम ये तमाम काम करेंगे, स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग। तो ह्यूमन रिसोर्सेस का मैक्सिमम यूज करना भी इसका एक उद्देश्य है, वरना यही ह्यूमन रिसोर्स जो है वो खतरा बन जाएगा। क्योंकि ये क्या है, भीड़, और अनएम्प्लॉयड भीड़ जो है वो अपराध करेगी, क्राइम करेगी, रिसोर्सेज जो है वो खत्म हो रहे हैं, उसका कोई प्रोडक्टिव, मतलब उनका कोई प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन तो है नहीं, लेकिन वो कंज्यूम तो कर ही रहा है फिर भी। तो बिना कंज्यूम, बिना प्रोडक्टिव
क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूट किए हुए या कंट्रीब्यूशन किए हुए, वो केवल और केवल क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, अपनी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। और साथ ही साथ अगर ये तमाम चीजें रहेंगी, बेरोजगारी है या लोगों को काम नहीं मिल रहा है या कम काम मिल रहा है या पैसा नहीं है लोगों के पास, आर्थिक स्थिति बदहाल है, तो इन तमाम स्थितियों में क्राइम पैदा होता है समाज में, अपराध पैदा होंगे, सामाजिक सुरक्षा खत्म होगी, राष्ट्रीय सुरक्षा पे खतरा आएगा। तो ये तमाम चीजें दरअसल इससे जुड़ी हुई हैं। आप देखेंगे कि जिस इलाके में नौकरियां नहीं होती, जहां पर गरीबी बहुत ज्यादा होती है, वहां पर अपने आप क्राइम रेट बढ़ जाती है, वहां पर अपने आप सुरक्षा पे खतरा बढ़ जाता है, वहां लोग कई तरह की अनलॉफुल एक्टिविटीज में संलिप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग, एक तो दो चीजें, एक तो पैसा नहीं है, बदहाली है, गरीबी, और दूसरी चीजें फ्री है, खाली दिमाग है, तो क्या करेगा आदमी। इसी तरीके से जो जहां पर संपन्नता होती है, लोगों के पास नौकरियां होती है, काम होता है, तो वहां पर फिर आर्थिक, सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा भी बनी रहती है, अपराधों की दर कम हो जाती है और एक ओवरऑल पीस मेंटेन रहता है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज करने का, ये सब इसके इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है। तो अगर मान लो कि आपके पेपर में ऐसा प्रश्न आता है और उसमें एक तरीके से ऐसा कोई इनडायरेक्ट चीज दे दी जाती है, तो उसको आप एलिमिनेट मत कर देना, क्योंकि वो वोकेशनल ट्रेनिंग का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जरूर है। इसीलिए मैं आपको ये डिटेल में बता रहा हूँ कि हमको वोकेशनल एजुकेशन या स्किल डेवलपमेंट की या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, जो तमाम चीजें जिन जो हम बार बार जो शब्द बोल रहे हैं, चाहे वोकेशनल एजुकेशन हो, स्किल डेवलपमेंट हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, इन तमाम चीजों की जरूरत क्यों है। तो डायरेक्ट ये है कि भाई नौकरी के लिए या रोजगार के लिए, लेकिन नौकरी और रोजगार इतनी सुपरफिशियल चीज नहीं है, वो इनडायरेक्टली देश की सुरक्षा से, समाज की सुरक्षा से, अपराधीकरण से, चाहे मानव संसाधनों के विकास से, एचडीआई इंडेक्सेस को सुधारने से, ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग ऊपर करने से लेकर के, देश में शांति सुरक्षा मेंटेन रखने से लेकर के, तमाम चीजों से जुड़ा हुआ पक्ष है। इसीलिए ये सब इसके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं या एम्स है, मतलब इसके सब ये अप्रत्यक्ष उद्देश्य है या अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्या बोलना चाहिए, ध्येय है, ध्येय या उद्देश्य है, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको देख रहे हैं। कई बार इनडायरेक्ट आ जाता है तो बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ट्रेन यूथ एज एक्सपर्ट टेक्नीशियन, यूथ को एक्सपर्ट टेक्नीशियंस की तरह ट्रेन करना, ताकि कोई उनको काम ऐसे सिखाना जिसमें उनका एक्सपर्टीज हो, और एक्सपर्टीज होगा तभी वो रेडी टू वर्क बनेंगे, रेडी टू एम्प्लॉयमेंट बनेंगे, नहीं तो एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है। उनको ऐसा काम सिखाना कि वो एम्प्लॉयबल बन जाए। दूसरा, टू कंट्रीब्यूट द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन ऑर्डर टू इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। जैसे कि हमारे यहाँ एक बड़ी समस्या अभी संसाधनों के वितरण को लेकर के है, कि जिसके पास पैसा है उसके पास बेतहाशा बेहिसाब पैसा है, और जिसके पास नहीं है वो भूखे मरने पर मजबूर है। तो ये जो वेल्थ का गैप है हमारे समाज में, जो डिस्पैरिटी है, ये भी इसी वजह से है। और इसीलिए इसको भी हम केटर करेंगे अगर हम लोगों को ये स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल एजुकेशन और उससे जोड़े, तो क्या होगा कि ये जो हमारे हमारे समाज में जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, जिसमें इतनी डिस्पैरिटी है, उस गैप को हम ब्रिज अप करेंगे, ब्रिज अप करने में कम से कम कंट्रीब्यूट करेंगे। जैसे अभी आप देखते हैं कि जिसके पास बहुत पैसा है उसके पास बहुत पैसा है, जिसके पास नहीं है उसके पास बिल्कुल ही नहीं है। तो ये चीजें जो है, इसको भी गैप ब्रिज अप करने में भी इसका एक कंट्रीब्यूशन रहेगा। टू असिस्ट यूथ इन अंडरस्टैंडिंग द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट, ये भी ठीक है कि दुनिया भर में जो जो मॉडर्न डेवलपमेंट्स हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में, वो समझते हुए अपने आप को इक्विप करना। और इसका देखिए एक बड़ा उद्देश्य ये भी है कि इंटरनेशनल मार्केट में भी हमें लेबर सप्लाई करना है, स्किल्ड लेबर सप्लाई करना है, क्योंकि हमारे यहाँ तो इतनी नौकरियां हैं नहीं और हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो इंडिया अपने आप को स्किल कैपिटल बनाने की तरफ अग्रसर है। हमारी जो सरकार है उसका ये लक्ष्य है कि भारत को दुनिया की स्किल कैपिटल बनाया जाए। स्किल कैपिटल का मतलब यहाँ पर जो लोग हैं वो दुनिया भर में जाकर के काम कर सके, क्योंकि कई देश दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास काम करने वाली पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है। तो इसी वो तभी जब वहां काम कर पाएंगे जब वो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से अपने आप को उससे सिंक्रोनाइज कर सके, उसके सिंक्रोनाइजेशन में आ सके, और वो तभी होगा जब उनको मॉडर्न और एडवांस जो एकदम टेक्नोलॉजी है उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू एकोमोडेट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वुमेन, रूरल एंड ट्राइबल स्टूडेंट्स एंड मार्जिनलाइज्ड मेंबर सोसाइटी। हाँ, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि हमारे पास हमारे जो यूथ है उसका एक बहुत बड़ा सेक्शन ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड है। और ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड का मतलब ये होता है कि वो अभी हाशिए पे ये है पहले से, तो उसको पहले मेन स्ट्रीम तक लाना पड़ेगा।
ये भी बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे जो जनजातीय क्षेत्र है, ट्राइबल्स हैं, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, विमेन विमेन का बहुत बड़ा हिस्सा महिलाओं का, तो ये ऑलरेडी हाशिए पर है, मार्जिनलाइज्ड है। और इनको अगर मेन स्ट्रीम से जोड़ना है, डेवलपमेंट की प्रोसेस से जोड़ना है, प्रोग्रेस की प्रोसेस से जोड़ना है, तो उसका एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम हो सकता है स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग। जैसे महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं जो है वो अभी किसी भी प्रोडक्ट, मतलब घरों में वो काम करती हैं, लेकिन उस काम काम का क्योंकि कोई मौद्रिक मूल्य नहीं होता, उसका कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होता, तो वो इसलिए उसकी कोई कोई मतलब सम्मान की दृष्टि से उसको नहीं देखा जाता है। जैसे घरों में जो महिलाएं अपने अपने घर में काम कर रही है, लेकिन उसका कोई मौद्रिक मूल्य उनको अलग से नहीं मिलेगा, तो उसका कोई सम्मान नहीं देखा जाता है दुनिया में। इसी तरीके से बहुत सारे रूरल रूरल एरियाज में, ट्राइबल एरियाज में, यानी गांव खेड़ों में और जनजातीय क्षेत्रों में भी बहुत सारा यूथ है जो अ, जिसको हम मेन स्ट्रीम से जोड़ सकते हैं। तो ये जो अंडर प्रिविलेज्ड और मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी के मेंबर्स हैं, या जो अंडर प्रिविलेज्ड या मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, उनको भी डेवलपमेंट की प्रोसेस से इंटीग्रेट करना है, उनको भी जोड़ना है, तो उसमें एक बड़ा रोल जो है ये स्किल डेवलपमेंट प्ले करेगा, चाहे वो विमेन हो, चाहे वो ट्राइबल हो, चाहे वो रूरल स्टूडेंट्स हो, वो तमाम लोग, ठीक है ना। टू मेक यूज ऑफ बोथ मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, वो हम देख ही चुके हैं। टू यूज साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी नॉलेज फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, एंड टू इंस्टिल इन स्टूडेंट्स अ पैशन फॉर देयर वर्क। ये सभी जो है इसके उद्देश्य है, इनडायरेक्ट उद्देश्य है कि भाई ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज करना और मटेरियल रिसोर्सेज का, दोनों। ह्यूमन रिसोर्स मतलब लोग, और मटेरियल रिसोर्स जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी है, मिनरल्स हैं, अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज हैं, तो ये सब क्या है, रिसोर्सेस है। और हमारे पास यूथ भी है, तो दोनों को मिला करके इसका बेस्ट आउटकम निकालना ही है, ठीक है ना। तो ये सभी जो है एम्स और ऑब्जेक्टिव्स है, काय के ऑब्जेक्टिव्स या एम्स है वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट के, ठीक है ना। इसको आप एक होलिस्टिक तरीके से देखो, क्योंकि कई बार इनडायरेक्ट चीजें पूछी जाती है, तो फिर आपको लगता है कि हाउ इज इट कनेक्टेड टू दी वोकेशनल एजुकेशन, विच एक्चुअली दैट इज। तो वो आपको क्या होता है ना, जैसे आप पूरी चीज को एक होलिस्टिक तरीके से पढ़ोगे, तो आप उसको फिर ऐसे कनेक्ट भी कर लोगे, अगर इनडायरेक्ट कोई चीज आ जाती है तब। तो ये सभी के सभी जो है वोकेशनल एजुकेशन के उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव या लक्ष्य है। लक्ष्य या ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि क्यों हमें वोकेशनल ट्रेनिंग पे फोकस करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये तमाम पॉइंट्स हैं। तो लक्ष्य या ऑब्जेक्टिव का मतलब ही होता है उद्देश्य, और उद्देश्य का मतलब है कि व्हाई डू वी नीड टू डू समथिंग, व्हाई डू वी नीड टू प्रमोट स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। सो दीज आर दी न्यूमरस रीजंस व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। ओके, शैल वी मूव अहेड। यही चीज आगे की नीड फॉर वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। बट क्यों इसकी जरूरत है, तो इसकी जरूरत क्यों है, ये कुछ आंकड़ों के माध्यम से भी समझते हैं कि हमारे पास कितना बड़ा यूथ है, और वो कितना अनस्किल्ड है, अनट्रेंड है, और कैसे हमको जरूरत है, तो वो चीजें भी हम इसके अंदर देखते हैं। पहला जो है कि हमारे यहाँ जो राइट टू एजुकेशन एक्ट बना हुआ है, ठीक है ना, हमें वोकेशनल ट्रेनिंग की जरूरत क्यों है, इसकी हम बात करते हैं। तो पहली चीज इसमें आपको ये याद रखनी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और फॉरमोस्ट चीज है। Some of the key factors why vocational education is needed in India and vocational aim to of education are these follows, जो आपसे हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हमारे यहाँ एक एक्ट है जिसको बोलते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट। ये राइट टू एजुकेशन जो है वो 2009 का एक्ट है, जो 2010 से काम कर रहा है। और ये हमारे एक फंडामेंटल राइट भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप पढ़ेंगे जब थोड़ा बहुत आप पढ़ते भी हैं, बल्कि जो नॉन टेक में आप लोग पढ़ते हो, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 21A। ये फंडामेंटल राइट वाले हिस्से में, ये पार्ट 3 में, संविधान का जो तीसरा भाग है यानी पार्ट 3 है, वो बात करता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकार बहुत सारे हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और तमाम तरीके के शोषण के विरुद्ध अधिकार, और धार्मिक स्वतंत्रता का, और इस तरीके से। उसी में जो समानता का अधिकार है, उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लिबर्टी या फ्रीडम। उसी में आपको एक जो अधिकार दिया हुआ है वो है शिक्षा का, 21A के अंदर। हालांकि ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार देता है, मौलिक अधिकार के रूप में। इसके बेस पे इसके बेस पे एक एक्ट भी हमारी सरकार ने बनाया है, केंद्र सरकार ने, 2009 में, जिसको राइट टू एजुकेशन एक्ट बोलते हैं। ये 2009 में बना था और 2010 में इम्प्लीमेंट हुआ था। तो ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ये बेसिकली बुक्स और रिटन एग्जामिनेशन पे फोकस करता है। जैसे कि हम लोग करते हैं, आप पढ़ लो, आपका जब एग्जाम आता है, या वैसे भी सेमेस्टर भर, साल भर आप लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं।
किताबों से पढ़ते हैं और मोस्टली किताबों से पढ़ते हैं और रिटन एग्जाम दे करके आ जाते हैं। प्रैक्टिकल जो चीज होती है उसका योगदान या कंट्रीब्यूशन या परसेंटेज हमारी फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में बहुत कम रहा है परंपरागत रूप से, ट्रेडिशनली रहता भी। तो आप जानते हो विज्ञान में 25 नंबर का आप लोग वाइवा देते हो या जो प्रैक्टिकल रहता है, बाकी 75 नंबर का। अभी मुझे नहीं पता स्कूल्स में क्या सिस्टम है, बट व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट इन स्कूल तो ये था कि जो साइंस का पेपर होता था उसमें 75% थ्योरी पेपर होता था और 25 नंबर का प्रैक्टिकल होता था। बाकी का बाकी सारा का सारा थ्योरी होता था बाकी सब्जेक्ट्स में। तो हमारी जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है, जो फॉर्मल एजुकेशन है, वो बेसिकली बुक्स और रिटन एग्जामिनेशंस पर आधारित है, जो कि बहुत गलत भी नहीं है, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि फॉर्मल एजुकेशन का उद्देश्य एक सर्वांगीण मनुष्य का निर्माण करना है। केवल आपको रोजगार दिलवाना उसका उद्देश्य नहीं, वो तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ अच्छा नागरिक बनाना, अच्छे मूल्य आप में इनकलकेट करना, एक अच्छा मतलब ओवरऑल एक वेल फेसेट पर्सनैलिटी बनाना, मल्टी फेसेट पर्सनैलिटी बनाना, वो आपका उद्देश्य होता है फॉर्मल एजुकेशन का। इसीलिए उसमें थ्योरी भी रहती है, सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, वो सब है। लेकिन कुछ रिसर्च ये बताती है या बहुत सारे रिसर्च बेस्ड एविडेंस ये बताते हैं कि बहुत सारे लोग अभी जो हम जिस सदी में 21वीं सदी में वो जो है बेसिकली, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा या बहुत सारा हमारा जो एजुकेशन का तरीका है वो थ्योरेटिकल चीजों पे बेस है, इसीलिए हम प्रैक्टिकल नॉलेज जो होता है या अपने नॉलेज का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना होता है चीजों में, उसमें उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे एक तरह से थ्योरी वाला सिस्टम बना हुआ है। तो वही ये बात कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे रिसर्च बेस्ड एविडेंस है, बहुत सारे ऐसे प्रमाण है जो कि बहुत सारे रिसर्च पे आधारित है, जो ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग आज के समय में, है ना, many people learn 21st century skills on the job, and through course they focuses on the practical application of abilities. Hence there is a demand for vocational education which can serve as a pathway to acquiring specialized skill sets and information that can be applied in the workplace. और इसीलिए होता क्या है कि हमारे यहाँ जो लोग काम सीखते हैं, कोई भी स्किल सीखते हैं, कोई ट्रेनिंग लेते हैं, तो वो ज्यादातर काम में चले जाते हैं, उसके बाद लेना शुरू करते हैं। जैसे मान लो कि आपने स्कूल में केवल थ्योरी पढ़ी, कॉलेज में भी आप लोग जनरली मान लो कि भले ही कोई बंदा बीसीए कर रहा है या इंजीनियरिंग भी कर रहा है, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, किताबों से पढ़ के फिर पास हो जाते हैं। यही करते हैं ना, इंजीनियरिंग वाले भी क्या करेंगे, यहाँ पर एक शिवानी चलती है, शिवानी लास्ट में याद कर ली, कल पेपर है आज पढ़ लिया और उसके बाद जो है एग्जाम में लिख दिया, पास हो गए। और बाकी जो नंबर होते हैं वो मैनेज कर ही लेते हैं कॉलेज वाले। तो उससे होता क्या है कि थ्योरी बेस्ड अप्रोच होने की वजह से आपके पास डिग्री तो आ जाती है, आपके पास डिप्लोमा आ गया, डिग्री आ गई, पर आप इक्विप्ड नहीं हुए, स्किल्ड नहीं हुए काम करने के लिए। और इसीलिए जब रोजगार के लिए जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को केवल इस वजह से रोजगार नहीं मिल पाता क्योंकि उनके पास वो डिजायर्ड स्किल सेट ही नहीं है विच इज रिक्वायर्ड टू वर्क इन इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री के लिए जरूरी है। तो हाउ इज दैट person going to get a job when he is not well equipped or well trained for that job? तो ये एक तरीके का गैप पैदा हो जाता है जिसको स्किल गैप बोलते हैं। और स्किल गैप पैदा होने की बड़ी वजह है कि हमारे यहाँ जो पूरा फोकस है वो थ्योरी पे ज्यादा रहता है, एक ट्रेडिशन ही बना होता है, चाहे आप फिर टेक्निकल एजुकेशन ही क्यों ना ले रहे हो, फिर आप भले इंजीनियरिंग कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो, उसमें बहुत सारा लोगों में यही एक स्टेप देखने को मिलता है। और इसीलिए उनको इनिशियली या तो जॉब नहीं मिलती, और मिल भी जाती तो ज्यादातर काम उनको फिर वहां सीखना पड़ता है, ऑन जॉब सीखना पड़ता है। इलेक्ट्रीशियन वाले भी हो, ये भी हो, कोई भी हो, तो वो लोग जो है ज्यादातर काम ऑन जॉब फिर सीखते हैं। तो इसीलिए हमको जरूरत है कि हम वोकेशनल एजुकेशन को एक प्रैक्टिकल अप्रोच की तरह से उसको देखें, जिसमें थ्योरी पे कम फोकस रहे, एक्चुअल काम प्रैक्टिकल सिखाने पे ज्यादा फोकस रहे। और उसी के तहत वोकेशनल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया है और उसी पे काम भी हो रहा है। तो इसमें मेन फोकस जो है वो एक्चुअल जो ट्रेनिंग है या एक्चुअल काम जो है वो प्रैक्टिकल सिखाने पे, ना कि उसकी किताब पढ़ाने पे। जब तक आप एक्चुअल काम नहीं करोगे तब तक आप किताब पढ़ के वो काम नहीं सीख सकते। अगर कोई आदमी वेल्डिंग पे 50 किताब भी पढ़ ले, जब तक वो खुद वेल्डिंग नहीं करेगा उसको वेल्डिंग करते नहीं आएगी। ये जाहिर सी बात है, चाहे वो उस पे 50 किताबें ही क्यों ना पढ़ ले। जब चाहे आप जावा की 10 किताबें चाट लो, जब तक आप खुद प्रोग्राम नहीं बनाओगे तब तक आप जो है वो कोडिंग करना नहीं सीख सकते। तो ये प्रैक्टिकल पे डिपेंड करने वाली
चीज है। यूनेस्को ने ये कहा है, अकॉर्डिंग टू द यूनेस्को स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2020, देयर शुड बी अ ग्रेटर फोकस ऑन वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट में, जो कि 2020 में आई थी, इंडिया पर बेस्ड रिपोर्ट थी, इंडिया पे फोकस्ड रिपोर्ट थी, उसमें यूनेस्को ने ये कहा है कि इंडिया को बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो प्रैक्टिकल और वोकेशनल ट्रेनिंग और एजुकेशन पे, वोकेशनल ट्रेनिंग और एजुकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दे, और ध्यान जो है वो स्कूल और कॉलेज में ही दे, स्कूल या कॉलेज पास आउट होने के बाद नहीं, क्योंकि तब तक तो समय बहुत बीत चुका होता है। यूनेस्को ने बहुत ही अच्छा रिसर्च पेपर दिया था इस मामले में, यही जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, 2020 का, ये बहुत पुराना भी नहीं है, बमुश्किल 4 साल पुराना ये रिसर्च पेपर है। ये रिपोर्ट है, बेसिकली रिसर्च पेपर क्या है, एक तरह की रिपोर्ट है, पर वो रिपोर्ट बहुत शोध करने के बाद उन्होंने प्रकाशित की है, और उसमें उन्होंने कई जगह जा करके शोध भी किया, बहुत सारे डेटा को एनालाइज किया, बहुत सारी चीजों पर रिसर्च की, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो तमाम हम चीजें देखते हैं उसके आधार पे ये इन्फेरेंस ड्रॉ किया जा सकता है, ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि इंडिया में वोकेशनल ट्रेनिंग और वोकेशनल एजुकेशन को लेकर के स्कूलों से ही और कॉलेज से ही इसका माहौल बनना चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए ये यूनेस्को की ये जो रिपोर्ट है, इस पर मैं फोकस कर रहा हूँ, इसको आप जरूर याद रखिएगा। और ये बहुत सही बात कही है, हम भी ये रियलाइज करते हैं, बीइंग द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, वी डू रियलाइज दिस ऑलरेडी, कि इस पर फोकस किया जाना चाहिए। यूनेस्को की एक और स्टडी है 2019 की, कि एटलीस्ट 70% ऑफ इंडियन यूथ आर नॉट ऑन पेस ऑफ द नेसेसरी एजुकेशन एंड स्किल्स फॉर जॉब बाय 2030, बाय 2030। ये भी यूनेस्को को की ही रिपोर्ट है, जिसमें उसने ये कहा है कि, क्या कहा है, ये यूनिसेफ की रिपोर्ट है, सॉरी यूनेस्को बोल रहा हूँ, यूनिसेफ की रिपोर्ट है, और यूनिसेफ की रिपोर्ट में जो 2019 की स्टडी है, उसमें उन्होंने कहा है कि कम से कम 47% इंडियन यूथ का जो है, यानी कि हमारा जो यूथ है उसका मिनिमम, मैक्सिमम भी नहीं, कम से कम 47%, आप इसको राउंड फिगर में आधा मान लो, 50%, आधा यूथ ऐसा है जो which are not on pace to have necessary education and skills for a job by 2030. This is very alarming figure. दिस इज वेरी अलार्मिंग फिगर। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो ये दो रिपोर्ट्स का नाम याद रखो, पहली है यूनेस्को की रिपोर्ट, ये कब आई है, 2020 में। इस रिपोर्ट का नाम क्या है, इंडिया 2020। इस रिपोर्ट का नाम ही है इंडिया 2020, यहां पर भी आपको दिख रहा होगा। इसमें इसने क्या कहा है कि इंडिया को जरूरत है कि वो अपने स्कूल और कॉलेज के करिकुलम में ही वोकेशनल एजुकेशन और प्रैक्टिकल एजुकेशन पर, वोकेशनल ट्रेनिंग पे फोकस करे, क्योंकि हमें इसके लिए माहौल बनाने की जरूरत है। बहुत सारा हमारा यूथ थ्योरी पर ही थ्योरी पर बेस्ड एजुकेशन लेता है, और थ्योरी पढ़ता रहता है, प्रैक्टिकल नॉलेज उसके पास नहीं होता, इसीलिए वो एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट ही नहीं करता है, मतलब एम्प्लॉयबिलिटी है ही नहीं उसके अंदर, वो एम्प्लॉयबल नहीं है, क्योंकि वो क्या है, वोकेशनल ट्रेनिंग और वोकेशनल एजुकेशन पर ध्यान ही नहीं देता है, प्रैक्टिकल चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है। एक तो माहौल ही नहीं है उसका, केवल थ्योरी किताब पढ़ने का माहौल है, तो उससे क्या होता है कि जब वो यूथ बाहर निकलता है जॉब के लिए, तो एम्प्लॉयबल नहीं होता, उसको कहीं नौकरी नहीं मिलती, और फिर उसको काम सीखना पड़ेगा अलग से, या ऑन जॉब काम लेना पड़ेगा, तो ये सब समस्याएं पैदा होती। दूसरी चीज क्या है, ये तो हो गई यूनेस्को की रिपोर्ट। दूसरी है यूनिसेफ की रिपोर्ट। यूनिसेफ की रिपोर्ट इससे भी साल भर पहले आई थी, 2019 में। यूनिसेफ की रिपोर्ट इससे भी साल भर पहले आई थी, 2019 में। उसने बहुत ही अलार्मिंग फिगर ड्रॉ किया। उसने ये कहा है कि 2030 आते आते, 2030 तक यह हालत हो जाएगी कि इंडियन यूथ का 47% मिनिमम, ज्यादा भी हो सकता है, और कम से कम 47%, इससे ज्यादा भी हो सकता है, इंडियन यूथ का ऐसा होगा जो, जिसके पास कोई एजुकेशन या ऐसी स्किल नहीं होगी जो उसको कोई जॉब दिलवा सके। अगर यही सूरत हाल रहा, तो अगर हमने सुधार लिया तो सुधर भी जाएगी, ठीक है ना। लेकिन यूनिसेफ ने जो बात कही है बहुत ही अलार्मिंग और बहुत ही खतरनाक किस्म की है, और ऐसा नहीं है कि हमको बदनाम करने के लिए कही है, वाकई में सूरत हाल इतनी ही बुरी थी भी, अभी भी थोड़ा बहुत सुधरा है, लेकिन हाँ, अगर हम बहुत अच्छे से काम नहीं करेंगे तो ये स्थिति आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उसने कहा है कि 2030 तक ये स्थिति हो जाएगी कि आधी, लगभग कम से कम 47%, इससे ज्यादा भी हो सकता है, इंडियन यूथ ऐसा होगा जिसके पास किसी जॉब में जाने के लिए जरूरी स्किल नहीं होगी।
और बेरोजगारी जो है वो अपने चरम पे पहुंच जाएगी। ठीक है ना? तो ये बहुत ही खतरनाक चीज है। Students attending vocational programs often take less time to get jobs than university graduates. Hence, the importance of vocational education should not be neglected. जैसे कि हम मैंने बताया कि हम लोग ज्यादातर फोकस यूनिवर्सिटी के थ्योरी वाली उस पर ज्यादा करते हैं, और सब लोग जो है चाहते हैं कि हम लोग जो है बस कोई डिग्री ले ले, बीए कर ले, बीकॉम कर ले, एमए कर ले, एमकॉम कर ले, कुछ भी डिग्री ले ले, भले ही फिर उस डिग्री से हमको नौकरी मिले चाहे ना मिले। अब किसी ने बीए कर लिया, आता कुछ भी नहीं है, कुछ भी लिख के आ गए, बस पास हो गए और बोल रहे हैं हम ग्रेजुएट है। इससे अच्छा ये होता कि इस तरीके का बीए करने से अच्छा ये होता कि वो कोई काम सीख लेता जिससे उसको रोजगार मिलता। लेकिन वो नहीं करते हैं लोग। क्यों नहीं करते? क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन को लेकर के एक दिमाग में ग्रंथि बनी हुई है। ग्रंथि का मतलब ये है कि एक तरह का कॉम्प्लेक्स है कि अच्छी चीज नहीं है, अच्छी चीज है डिग्री लेना। एक तरह से हम उसको लुक डाउन करते हैं, एक तरह से उसको नीची दृष्टि से देखते हैं और इसलिए नेग्लेक्ट करते हैं। कोई आदमी ये नहीं सोचता कि यार 12th पास होने के बाद सिंपल बीए करने से, जिससे कोई नौकरी भी नहीं मिलेगी, बस एग्जाम दे के आ जाना है, डिग्री आ जाएगी, कोई काम में नहीं आएगी। क्यों ना इससे अच्छा ये होगा कि इन 3 साल का बीए होता है, इससे अच्छा है कि 1 डेढ़ साल में मैं कोई काम सीख लूं जिससे मैं 40-50 हजार रुपए महीने, 30 हजार रुपए महीने कमा सकूं, जो कि मैं 3 साल के बीए के बाद नहीं कमा पाऊंगा। फोटोग्राफी सीख लूं, डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम सीख लूं, टैली का काम सीख लूं कंप्यूटर पे, है ना? हॉस्पिटैलिटी में चले जाऊं, लड़की हूं तो ब्यूटी और वेलनेस का कोई काम सीखूं। ऐसा नहीं कि लड़कियां ही वो कर सकती है, लड़के भी कर सकते हैं, सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी काम कर सकता है, लेकिन कोई भी काम हम सीख सकते हैं। तो इस तरीके से आप वोकेशनल ट्रेनिंग पे हमारा फोकस नहीं होता है, क्योंकि एक माइंडसेट नेगेटिव इसके खिलाफ बना हुआ है। कोई भी आदमी 2 साल का 3 साल का बीए करना पसंद करेगा, पर 1.5 साल का ये कोर्स नहीं करता है। तो ये जो है एक तरीके का माइंडसेट है, इसको बदलने के लिए भी हमें इसकी जरूरत है। तो ये तमाम पॉइंट्स आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों हमें इसकी जरूरत है। पहली जरूरत जो है वो ये है कि हमारे यहाँ स्किल और वोकेशनल एजुकेशन का अभाव है। थ्योरी पे पूरा फोकस रहता है, जिसके बाद पास होने के बाद कोई काम हमको आता नहीं है तो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता, तो कोई जॉब नहीं मिलती, एम्प्लॉयबल नहीं होते हैं लोग। दूसरा ये है कि यूनेस्को और यूनिसेफ ने जिस तरह की बातें कही हैं वो बेहद अलार्मिंग है हमारे लिए और आंखें खोलने वाली है। इसलिए हमको युद्ध स्तर पर इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि हमारे यहाँ एक नेगेटिव माइंडसेट जो बना हुआ है, जब तक हम इसको नहीं बदलेंगे तब तक काम नहीं बनेगा, तब तक हम इसी तरीके से रहेंगे जैसे अभी हैं। और सुधरना पड़ेगा मतलब हमें इस माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। इसलिए भी इसके प्रति एक पॉजिटिव या सकारात्मक माहौल बनाने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब वोकेशनल एजुकेशन का करंट स्टेटस क्या है? करंट स्टेटस का मतलब वर्तमान में क्या स्थिति है, इसको कुछ फैक्ट्स, कुछ डेटा के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, एक एक करके। कुछ फैक्ट और कुछ डेटा है जिसके माध्यम से मैं बताऊंगा कि वोकेशनल एजुकेशन की वर्तमान में क्या स्थिति है भारत में। ये फैक्ट और डेटा कई बार एग्जाम में प्रश्नों के रूप में रूपांतरित होकर पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर इसको बताने के लिए उचित समझा है और आपको बता देता हूँ। हालांकि ये सीधे सीधे ये टॉपिक इसी भाषा में आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। आप पहली यूनिट देखेंगे तो पहली यूनिट में लिखा हुआ है द करंट स्टेट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया। दिस इज वेरी मच एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर सिलेबस इन फर्स्ट यूनिट। ठीक है ना? तो ये पूरा का पूरा टॉपिक है, इससे कुछ जुड़े हुए फैक्ट्स और डेटा कई बार एग्जाम में आते हैं, उसी के आधार पर हमको इसको समझना रहता है, या उन फैक्ट्स या डेटा के माध्यम से इस टॉपिक को समझना रहता है। तो इसकी बात करते हैं। The current state of vocational education in India is a mixed picture with considerable developments in recent years, but significant problems are lying ahead. ठीक है ना? जैसे कि मैं आपको लगातार बताते जा ही रहा हूँ, वही बात यहाँ पर लिखी हुई है जो मैंने आपको बताया कि इट्स अ बेसिकली मिक्स्ड पिक्चर, मिली जुली चीज है। ऐसा भी नहीं है कि काम नहीं हो रहा, बिल्कुल ही ठप पड़ा है, हम बिल्कुल ही वोकेशनल एजुकेशन में कुछ भी नहीं कर पा रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत योजनाएं चल रही है, बहुत लोग लाभान्वित हो रहे हैं, सरकार बहुत अच्छे से चीजों को मैनेज कर रही है अपनी कैपेसिटी में। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही घटाटोप अंधेरा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी नहीं है कि बहुत उत्साहजनक स्थिति है, क्योंकि अभी भी वी हैव द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द वर्ल्ड।
सबसे ज्यादा बेरोजगार भीड़ अगर किसी देश में है दुनिया में तो हमारे यहाँ है। नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ नंबर, बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एज वेल। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारी जनसंख्या ज्यादा है इसलिए हमारे यहाँ बेरोजगारी ज्यादा है, ऐसा नहीं है। परसेंटेज वाइज भी हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। दुनिया के सबसे ज्यादा देशों मतलब सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट वाले देशों में हम हैं। तो एक अलार्मिंग चीज भी है। तो ये मिक्स्ड पिक्चर है। सरकार काम भी कर रही है, फायदा भी लोगों को हो रहा है, बहुत सारी योजनाएं भी चल रही है, लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। बावजूद इसके बहुत उत्साहजनक स्थिति नहीं है। वो अभी भी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो करंट सिचुएशन ये मतलब मिक्स्ड पिक्चर है, काम हो भी रहा है और करने की बहुत जरूरत भी है। अब इसको आंकड़ों के माध्यम से समझते हैं। There are 9,583, to be precise, schools imparting 150 vocational courses of 2-year duration in board areas of the primary, secondary and tertiary sectors of economy. Current situation ये है कि भारत में अगर हम ओवरऑल देखें, ओवरऑल मतलब एक टोटलिटी में देखा जाए, टोटलिटी में देखा जाए तो कम से कम 9,500 से ऊपर ऐसे स्कूल्स हैं जो 150 के लगभग वोकेशनल कोर्सेज जो है वो 2 साल के ड्यूरेशन में अलग अलग बोर्ड एरियाज में चलाते हैं, प्राइमरी में भी, सेकेंडरी में भी और टर्शरी सेक्टर में भी। तो ये एक तरह से एक बड़ा आंकड़ा है जिसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए नहीं है, ना देश की सरकार हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे हुए है। बहुत बड़े स्तर पे काम तो कुछ न कुछ चल ही रहा है। और क्या डेटा अगर देखा जाए तो कम से कम 9,500 से ज्यादा स्कूल्स में 150 से ज्यादा वोकेशनल कोर्सेज चल रहे हैं। 2 साल तक का ड्यूरेशन रहता है, मतलब ऐसा नहीं कि 2 साल ही, कम से कम मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक। 1 साल का भी कोर्स हो सकता है, 14 महीने का भी होता है, 15 महीने का भी होता है, 9 महीने का, 8 महीने का, जैसा भी कोर्स है उस हिसाब से। तो 9,500 से ज्यादा इंस्टीट्यूट्स में 150 से ज्यादा वोकेशनल कोर्स चल रहे हैं 2 साल तक के ड्यूरेशन वाले कोर्सेस में। मतलब 2 साल तक मैक्सिमम, कोई 2 महीने 4 महीने के कोर्स रहते हैं, कोई 6 महीने के रहते हैं, कोई 15 महीने का रहता है, ऐसा। और तीनों सेक्टर्स में इकोनॉमी के, प्राइमरी सेक्टर में भी, सेकेंडरी सेक्टर में भी और टर्शरी सेक्टर में भी चल रहे हैं। प्राइमरी सेक्टर मतलब कृषि और पशुपालन जो है वो प्राइमरी सेक्टर है इकोनॉमी का। तो उसमें भी ट्रेनिंग दी जाती है। भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खेती या करना चाहते हैं, जो विच इज नॉट अ बैड थिंग एट ऑल। उसके प्रति भी नकारात्मक रवैया आजकल बहुत हो गया है कि हर आदमी जो है जिसके पास जमीन भी है वो भी नौकरी कर रहा है। भले ही उसको नौकरी में 10,000 15,000 मिल रहे हैं और वो खेती करे तो शायद इससे कई गुना ज्यादा कमाए, पर वो खेती करना नहीं चाहता क्योंकि एक नेगेटिव चीज जो उसको माइंड में बैठी हुई है। तो ये भी माइंडसेट बदलने की जरूरत होती है। तो इसके लिए भी बहुत सारी योजनाएं सरकार चलाती है, लोन देती है, कल्प वृक्ष योजना है या अलग अलग योजनाएं हैं जिसमें नए नए तरीकों से खेती करना। जैसे रेशम की खेती एक बहुत इंपॉर्टेंट आजकल हमारे एमपी में भी है कि उसके लिए यूथ को वो करना है कि भाई आप, आपको लोन देगी सरकार, ट्रेनिंग देगी, सब्सिडी देगी। आप अगर खेती के अगर साइंटिफिक तरीके से या मॉडर्न तरीके से खेती करना चाहें। पशु हॉर्टिकल्चर है ना, बागवानी है, मधुमक्खी पालन है, मत्स्य पालन है, हॉर्टिकल्चर, पीसी कल्चर, ये तमाम चीजें जो है इसमें भी रोजगार के बड़े अवसर मौजूद हैं। और यूथ को इससे भी जोड़ा जाना चाहिए। ये नहीं है कि जो किसानी कर रहा है वो अच्छा आदमी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। या जो पढ़ा लिखा है वो किसानी नहीं कर सकता, ये भी गलत चीज है। तो ये जो प्राइमरी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, क्योंकि इनसे लोग छिटक के टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, तो वहां एक वॉइड क्रिएट हो गया है। वहां रोजगार के अवसर मौजूद है लेकिन लोग उससे जुड़ नहीं रहे क्योंकि उसके प्रति एक नेगेटिव रवैया बन गया है। किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, भले ही वो कुछ और काम कर लेगा। तो प्राइमरी सेक्टर में भी स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग को लेकर के काम हो रहा है। उसमें नए तरीके से हो रहा है कि भाई आप मॉडर्न टेक्निक के साथ खेती करो, नए तरीके से खेती करो, साइंटिफिक तरीके से, है ना? चाहे फिर आप उसमें जीएम क्रॉप्स का यूज करो या फिर कोई नई फसलों पर मतलब एक्सपेरिमेंट करो, या फिर सिंचाई की नई तरीके तरीके अपनाओ, या रेशम का प्रोडक्शन करो। जैसे उसमें कीड़ों को पालना, शहतूत के पौधे लगाना, फिर उसमें कीड़े पालना, फिर उससे रेशम बनाना। ऐसा कोई भी नवाचार, कोई इनोवेशन उसमें करना करा जाए। या हॉर्टिकल्चर है, पीसी कल्चर है, फलों के बागान लगाना, ये तमाम चीजें। तो उसमें भी लोगों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। और क्योंकि उसमें भी एक तरह की ट्रेनिंग की जरूरत होती है,
अगर आप कोई नया काम कर रहे हैं, अगर आप नए तरीके से नई तकनीक का प्रयोग करके खेती कर रहे हैं, तो उसमें भी एक तरह का ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होता है, तो उसमें भी ट्रेनिंग दी जा रही है। दूसरा, सेकेंडरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग और सेवा सेक्टर, टर्शरी सेक्टर मतलब कि आपका जो सेवा क्षेत्र है। तो करंट सिचुएशन भारत में यह है कि कम से कम 9,000, 9,500, नॉट इवन 9,000, कम से कम 9,500 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जिनमें स्कूल्स भी हैं, कॉलेजेस भी हैं और ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जिनमें 150 से ज्यादा वोकेशनल कोर्सेज 2 साल तक की ड्यूरेशन वाले चल रहे हैं। और उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों सेक्टर्स जो इकोनॉमी के हैं, उनमें अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं, बहुत सारे। ठीक है, अगली बात, एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसको आप एनआईओएस बोलते हैं, इसका तो आपने नाम सुना ही होगा, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है या एनआईओएस है, इसने इट हैज आल्सो इम्पार्टेड वोकेशनल एजुकेशन इन 80 कोर्सेज टू एनरोलमेंट इन दीज कोर्सेज, टू enrollment is in these courses is around 6 lakhs। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, टोटल एनरोलमेंट है ना, टोटल एनरोलमेंट इन दिस कोर्सेज इज अराउंड 6 lakhs। एनआईओएस जो संस्था है, जिसका नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये जो एनआईओएस है, अभी अपन आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, जब फ्रेमवर्क पढ़ेंगे ना पूरा का पूरा, जो पूरी हायरार्की है इंस्टीट्यूशंस की, मिनिस्ट्री से लेकर के ग्रास रूट लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन तक, जो पूरा का पूरा एक पदानुक्रम बना हुआ है संस्थाओं का, अधिकारियों का, वो अपन पढ़ेंगे। एक संस्था है एनआईओएस। एनआईओएस जो है, इसने वोकेशनल एजुकेशन में 80 से अधिक कोर्सेस लॉन्च किए हुए हैं, और इन 80 कोर्सेस में 6 लाख के आसपास लोग जो है वो ट्रेनिंग पा रहे हैं प्रति वर्ष के हिसाब से। ठीक है, इतने एनरोलमेंट इसमें है। तो ये भी एक बड़ा आंकड़ा है जो कि एनआईओएस की तरफ से दिया गया है कि हमारे यहाँ जो है 80 प्लस कोर्सेस चलते हैं वोकेशनल एजुकेशन में, जिसमें टोटल 6 लाख का स्टूडेंट्स का या कैंडिडेट्स का एनरोलमेंट। तो ये भी एक बड़ा आंकड़ा है। तो पहली चीज ये हो गई, दूसरी हो गई। तीसरी, एक स्किल इंडिया मिशन शुरू किया गया था हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2015 में, और इसमें ये गोल रखा गया था कि इंडिया को वर्ल्ड की स्किल कैपिटल बनाया जाए, जो कि मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, है ना। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बताया था कि मोदी जी का और पूरे हमारे यहाँ केंद्र सरकार का ये लक्ष्य है कि हम भारत को दुनिया का स्किल कैपिटल बनाए। स्किल कैपिटल का मतलब ये है कि हमारे पास जो यूथ है इतना बड़ा, वो स्किल्ड बनाए, वेल ट्रेन्ड, वेल स्किल्ड, वेल इक्विप्ड टू वर्क इन इंडस्ट्री और इन एनी सेक्टर, नॉट जस्ट इन इंडस्ट्री, इन एनी सेक्टर, राइट फ्रॉम डोमेस्टिक टू इंटरनेशनल और अक्रॉस सेक्टर्स, जितने भी सेक्टर्स हो सकते हैं, प्लम्बर से लेके, इलेक्ट्रीशियन से लेकर के, फिटर से लेकर के, हॉस्पिटैलिटी से लेकर के, डोमेस्टिक वर्कर से लेकर के, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है ना। तो स्किल इंडिया मिशन जो है 2015 में लॉन्च किया गया हमारी केंद्र सरकार के द्वारा, और स्किल इंडिया मिशन के अंदर ये गोल रखा गया है, ये ऑब्जेक्टिव रखा गया है, ये उद्देश्य रखा गया है कि भारत को दुनिया की स्किल कैपिटल बनाया जाए। ठीक है, तो ऐसा कतई नहीं है कि काम नहीं हो रहा। इन डेटा को, इन फैक्ट्स को, इन पॉइंट्स को देख करके आपको ये तो अंदाजा लग ही रहा होगा कि कुछ ना कुछ काम तो हो ही रहा है। लेकिन क्योंकि ना समस्या ये आती है कि सिंस वी आर अ कंट्री ऑफ 150 करोड़, तो आप कितना भी कर लो, वो सब इस महासागर में खो जाता है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अगर हम यूरोप के छोटे मोटे देश होते, या नॉट इवन यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका के भी बहुत सारे देश छोटे छोटे से, उनमें तो इतनी इतनी जनसंख्या नहीं है लोगों की, जितने बड़े हमारे यहाँ एनरोलमेंट है। हमारे यहाँ जब कोई वैकेंसी निकलती है, तो उसमें जितने लोग फॉर्म डालते हैं ना, उतने कई देशों की तो दुनिया में आबादी नहीं है। अभी ग्रुप डी की अगर कोई रेलवे की वैकेंसी निकल जाए, लोकोमोटिव पायलट या ऐसी कुछ ग्रुप डी की रेलवे वैकेंसी, 50 लाख, 80 लाख फॉर्म्स डलते हैं। एसएससी के एग्जाम जो होते हैं, उसमें 1-1 करोड़ तक फॉर्म डल जाते हैं। यूरोप के तो बेशतर देशों की इतनी पॉपुलेशन नहीं है। तो हम कितना भी एफर्ट डालते हैं, लेकिन हमारा ये जो जनसंख्या का महासमुद्र है, इसमें वो खो जाती है बूंद बन के। तो ये समस्या है, वरना एफर्ट तो हमारे यहाँ करती है सरकारें, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि करती ही नहीं है, ऐसा तो खैर नहीं है। एनीवे, लेकिन फिर पॉपुलेशन के हिसाब से भी करना चाहिए, ये भी है। फिर नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी विच वाज अपडेटेड इन 2015, जो मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ 2009 में एक पॉलिसी बनी थी,
उसको 2015 में अपडेट किया गया, रिवाइज किया गया और इसका नाम भी बदल दिया। अब इसका नाम है द नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। उसमें दिस पॉलिसी पर्टिकुलरली रिकॉग्नाइजेस द इशू ऑफ स्किलिंग एट अ रैपिड पेस व्हाइल मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड्स। मैंने आपको जैसे बताया कि ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट इज अ वेरी क्रूशियल एंड की डॉक्यूमेंट टू अंडरस्टैंड द इंटायर सिनेरियो ऑफ skill development in India and entrepreneurship as well. We are going to study or learn or read this particular document very extensively in our next classes. But as of now, what is important to understand that in this particular policy, which was updated in 2015, it was initially made in 2009 and later on it got updated in 2015. This particular policy recognizes the issue of skilling at a rapid pace while maintaining high standards. ये जो नीति है इसमें युद्ध स्तर पर स्किल डेवलपमेंट जो है वो सिखाना और उसको बहुत तेजी से बहुत बड़े लेवल पे और बहुत अच्छे स्टैंडर्ड वाली स्किल डेवलपमेंट पे इसमें फोकस किया गया है। अभी अपन पूरा डॉक्यूमेंट बाद में पढ़ेंगे और उसको हम समझेंगे, ठीक है ना। तो इसमें बहुत अच्छे से बात की गई है कि हमारा जो हमारी सरकार के सबसे ऊपर वाली प्रायोरिटीज है उस प्रायोरिटी में इसको भी रखा गया है। बहुत ही तेजी से, तीव्र गति से, तेज गति से हमको लोगों को ट्रेन करना है, स्किल करना है और साथ ही साथ हाई स्टैंडर्ड। ये नहीं कि कुछ भी सिखा दिया। इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए जो एक्चुअली ग्राउंड पे जो काम होता है, इंडस्ट्री में जो काम होता है या बाजार में जो काम होता है, उस रिक्वायरमेंट को मीट करते हुए और केवल भारतीय यानी कि डोमेस्टिक लेवल पे ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे। तो जो भी इंटरनेशनल या डोमेस्टिक इंडस्ट्री या मार्केट की रिक्वायरमेंट है उनको मीटअप करते हुए उस स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग और स्किल इनकलकेट करना है और वो भी बहुत रैपिड पेस से, बहुत तीव्र गति से। ये इसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया है इस पॉलिसी में, सबकी डॉक्यूमेंट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन प्रोग्राम, द सेंटर will establish a vocational education cell inside the Central Board of Secondary Education, which will include vocational education in class 11 and 12. हाँ, ये भी बोला गया है। हमारा जो सीबीएसई है जिससे आप लोगों में से कईयों ने पढ़ाई की होगी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये कहा गया है कि सीबीएसई के अंदर ही एक सेल बनाएंगे और वो सेल जो है ये काम करेगा कि 11वीं और 12वीं के सिलेबस में कम से कम कुछ वोकेशनल एजुकेशन की चीजों को इंक्लूड किया जाए। बहुत छोटे बच्चों को तो नहीं कर सकते भाई, 5वीं 6वीं के बच्चों को तो आप थोड़ी ना वेल्डिंग या फिटिंग सिखा सकते हो या कोई भी काम नहीं सिखा सकते छोटे बच्चे को तो। लेकिन हाँ, 9वीं 10वीं के बाद कम से कम 11वीं 12वीं में कुछ कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए जाने चाहिए और वो किए जाने के लिए पॉलिसी भी है। तो जो नई एक सीबीएसई का एक प्रोग्राम आया है जिसको बोलते हैं वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन प्रोग्राम। इसमें सीबीएसई ने ये कहा है, केंद्र सरकार ने ये कहा है, मतलब ये जो प्रोग्राम आया है वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन प्रोग्राम, इस सेकेंडरी एजुकेशन प्रोग्राम, इसका नाम ही है वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन प्रोग्राम। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है और उसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम सीबीएसई के अंदर ही एक ऐसा सेल बनाएंगे और वो सेल इस बात पे डिसाइड करेगा कि 11वीं और 12वीं में यानी कि 11th और 12th में ही कुछ वोकेशनल एजुकेशन के कोर्सेज को इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि स्कूल से ही बच्चों को कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग मिलना शुरू हो जाए या कम से कम उसके पक्ष में एक पॉजिटिव माहौल बन जाए और हो सके तो कुछ ट्रेनिंग भी इनकलकेट उनमें कर दी जाए। तो ये भी एक काम इसमें हुआ है। तो देखो वोकेशनल एजुकेशन को लेकर के काफी काम जो हो रहा है वो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा। हालांकि हम स्कीम्स तो पूरी अलग से पढ़ेंगे ही, बहुत सारी स्कीम्स चल रही है, बहुत सारी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, नई नीति आई है, तो उनको तो हम अलग से पढ़ेंगे ही। पर एक टोटलिटी में अगर हम देखें तो टोटलिटी में आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी फिलहाल में क्या क्या काम हो रहा है। तो ये 5 पॉइंट्स में मैंने आपको बताया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, और एक एक को समझा भी दिया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो रही है जो हम ड्यूरिंग द कोर्स अलग अलग स्कीम्स में पढ़ेंगे। पर आपको एक आइडिया लग गया होगा कि ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ ही नहीं कर रही, बहुत बड़े स्तर पर कुछ ना कुछ काम तो चल ही रहा है। लेकिन फिर भी जैसे मैंने बोला कि इट्स मिक्स्ड पिक्चर। मिक्स्ड पिक्चर का मतलब ये है कि इतना काम होने के बावजूद भी जैसा रिजल्ट आना चाहिए, जैसा रिजल्ट जनरेट होना चाहिए, कम से कम वैसा रिजल्ट तो जनरेट नहीं हो रहा है। तो एक गैप भी है, वो भी हमको एड्रेस करना है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन ऑन इकोनॉमी, इकोनॉमी पर वोकेशनल एजुकेशन का क्या प्रभाव पड़ता है।
तो ये बहुत अलग से इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप जानते ही हैं, मैंने आपको डिस्कस कर भी दिया कि अगर आपके पास अगर आपके पास स्किल्ड वर्क फोर्स होगी, ट्रेन्ड वर्क फोर्स होगी, तो डेफिनिटली वो प्रोडक्टिव होगी तो अपने आप इकोनॉमी बूस्ट करेगी। बैठे ढाला व्यक्ति जो है वो इकोनॉमी पे, देश पे लायबिलिटी होता है, और ट्रेंड और स्किल्ड बंदा जब प्रोडक्टिव हो जाता है तो वो देश का एसेट बन जाता है। वो केवल अपना ही भला नहीं करता, अपने साथ साथ परिवार का, परिवार से मिलकर के समाज बनता है, समाज से मिलकर के फिर देश बनता है। तो वे इंसान अगर नौकरी में जा रहा है या कोई भी काम कर रहा है, रोजगार परक जीवन जी रहा है, तो वो अल्टीमेटली देश की इकोनॉमी में योगदान दे रहा है। जीडीपी इसी तरह बनती है, कोई ऐसा तो है नहीं कि जीडीपी हवा में बनती है, हर आदमी का योगदान उसमें है। और अगर नहीं बन रही है तो हर आदमी उसके लिए जिम्मेदार है, या कम से कम उसका स्किल्ड या ट्रेंड ना होना, रोजगार परक जीवन ना होना उसका एक कारण तो रहता ही है। ठीक है ना? तो वोकेशनल एजुकेशन हमारी इकोनॉमी पर अलग अलग तरीकों से इम्पैक्ट डालती है। ठीक है? वोकेशनल एजुकेशन इक्विप्स इंडिविजुअल विद स्पेसिफिक स्किल्स रिक्वायर्ड बाय इंडस्ट्रीज। दिस मेक्स देम मोर एम्प्लॉयबल, दिस लीड्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स एंड इंप्रूव्स द ओवरऑल लेबर मार्केट एफिशिएंसी। ठीक है? सीधी सी बात है, अगर लोग काम करेंगे, रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, या खुद ही कोई रोजगार, स्वरोजगार करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्टार्टअप, कुछ भी। जब वो काम करेंगे तो इंडस्ट्रीज को भी इससे फायदा होगा, इंडिविजुअल को भी फायदा होगा, मार्केट को भी फायदा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगी तो ओवरऑल मार्केट और इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी, इफिशियंसी आएगी उसमें, सीधी सी बात है। ठीक है ना? स्किल्ड वर्कफोर्स जो है वो सीधे सीधे इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है, और अनस्किल्ड वर्कफोर्स जो है वो उसको हैम्पर करता है। अगर स्किल्ड वर्कफोर्स है तो वो उसमें कंट्रीब्यूट करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ में, और अगर अनस्किल्ड है तो वो उस पर बोझ बन जाएगा, उसको हैम्पर करेगा, सीधी सी बात है। दिस इज बाय ड्राइविंग प्रोडक्टिविटी एंड इनोवेशन इन इंडस्ट्रीज, वोकेशनल एजुकेशन इंश्योर्स द वर्कफोर्स इज ट्रेन्ड टू मीट द डिमांड्स ऑफ द वेरियस सेक्टर। ठीक है ना? वोकेशनल एजुकेशन प्रमोट्स एंटरप्रेन्योरशिप। जाहिर सी बात है कि एंटरप्रेन्योर भी वही आदमी बन सकता है जिसको उस क्षेत्र का नॉलेज है, उसके पास कोई वोकेशनल एजुकेशन है। अगर मैं कोई काम करना शुरू करना चाहूँ अपने मन से भी, तब भी मेरे पास पहले उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जानकारी, नॉलेज, स्किल, ट्रेनिंग होनी चाहिए। वरना ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई काम बिना ट्रेनिंग के शुरू करूँ। तो न केवल रोजगार के लिए बल्कि स्वरोजगार के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी ये ज़रूरी है। ठीक है ना? इट प्रोवाइड्स इंडिविजुअल विद द नेसेसरी स्किल्स टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। दिस एनकरेजेस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड क्रिएशन ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो स्किल्ड आदमी है, ट्रेन्ड आदमी है, वही नया काम भी शुरू कर सकता है, वरना कहाँ से करेगा? उसकी उसको भी तो नॉलेज होना चाहिए ना उस चीज का। ठीक है? ये स्किल डिमांड और इंडस्ट्री की नीड्स के बीच में जो गैप है उसको भी ब्रिज अप करता है, कि ट्रेनिंग पे टारगेट करता है। वही बात जो मैं आपको बता चुका हूँ कि दो चीजें होती है, एक होता है स्किल्ड वर्कफोर्स, दूसरा होता है इंडस्ट्री की या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। दोनों जब तक साथ में नहीं चलेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। अगर मान लो कि स्किल्ड वर्कफोर्स है लेकिन इंडस्ट्री नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा, और इंडस्ट्री है लेकिन स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है तब भी काम नहीं चलेगा। जब दोनों हैंड इन हैंड चलेंगे तो काम चलेगा। अगर मान लो कि किसी देश में स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं होता तो वहां लोग इन्वेस्ट भी नहीं करते, वहां इंडस्ट्री भी नहीं जाती है, और इंडस्ट्री नहीं जाएगी तो अपने आप वहां की इकोनॉमिक ग्रोथ खत्म हो जाएगी या हैम्पर होगी। जैसे आप देखते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे क्षेत्र है जहां बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन है इंडस्ट्री का, जैसे वेस्टर्न एरियाज है। वहीं आप देखोगे कि बिहार जैसे राज्यों में, झारखंड जैसे राज्यों में इंडस्ट्री नहीं है। झारखंड में तो है, बिहार में नहीं है, ईस्टर्न यूपी में बहुत ज्यादा नहीं है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इंडस्ट्रीज के संकेंद्रण के, सेंट्रलाइजेशन के। जिस देश या समाज में लोगों को काम करने वाला लेबर ही नहीं मिलेगा, ट्रेंड लेबर नहीं मिलेगा, स्किल लेबर नहीं मिलेगा, वहां पर लोग क्यों फैक्ट्री लगाएंगे? वहां काम करने वाले लोग कहाँ से लेके आएंगे? जाहिर सी बात है। तो इंडस्ट्री भी वही इन्वेस्ट करती है, या लोग भी वही इन्वेस्टमेंट करते हैं, या वही इंडस्ट्री लगाते हैं जहां पर उनको सस्ता और लोकल लेबर मिल जाए। और अगर लेबर या ट्रेंड और स्किल लेबर नहीं मिलेगा लोकल लेवल पे, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी उससे भी हैम्पर होगी। तो क्योंकि ये जो वोकेशनल एजुकेशन या ट्रेनिंग है, ये इस गैप को ब्रिज अप करती है, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट और अनस्किल्ड यूथ या अनस्किल्ड लेबर, इनके बीच में जो गैप होता है उसको हम वोकेशनल ट्रेनिंग देकर के मतलब ब्रिज अप करते हैं। तो उससे भी इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। ठीक है ना? साथ ही साथ ये सोशल और रीजनल डेवलपमेंट को भी प्रमोट करता है। जैसे मैंने बताया कि मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है,
जैसे विमेन है और ट्राइबल लोग हैं, एसटी हैं, एससी हैं, इवन ओबीसीज हैं, और जो रूरल लोग हैं, रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले। तो ये जो रीजनल और सोशल गैप है कि भाई जो महिलाओं और पुरुषों में गैप है, विकास का जो स्तर है, वो चाहे वो शहरी और ग्रामीण के बीच में अंतर है विकास का, या सवर्ण और अवर्ण के बीच में जो गैप है विकास का, उसको भी अगर ब्रिज अप करना है तो उसके लिए भी एक माध्यम बनता है वोकेशनल एजुकेशन। महिलाओं को वोकेशनल एजुकेशन से जोड़ करके उनको एम्पावर करना, ताकि जो सोशल गैपिंग है, जेंडर गैपिंग है, उसको ब्रिज अप किया जा सके। साथ ही साथ जो रूरल यूथ है उसको एम्पावर करना, ट्रेन करना, ताकि जो अर्बन रूरल डिवाइड है उसको गैप को ब्रिज अप किया जा सके। और जो मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज है, लाइक एसटीज, एससीज एंड सेवरल अदर्स, इवन माइनॉरिटीज, उनको भी ट्रेन करके ये जो एक इम्पेरिटी है उसको ब्रिज अप करने में भी योगदान देता है। और जब सभी लोग इकोनॉमी में अलग अलग इंडिविजुअल लेवल पे अपना अपना कंट्रीब्यूशन देंगे तो वो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन बन ही जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज जो है इकोनॉमी पे इसका इम्पैक्ट इस रूप में हम देखते हैं। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? तो बेनिफिट भी वही है ना, प्रैक्टिकल स्किल्स मिलेगी लोगों को, कैरियर प्रिपरेशन होगा उनका, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ठीक है ना, कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, ये फ्लेक्सिबल लर्निंग रहेगी, न्यू एज कैरियर्स में उनको मौका मिलेगा, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे नई नई जो इंडस्ट्री आ रही है उसके हिसाब से उनको ट्रेनिंग मिलेगी, तो नई नई अपॉर्चुनिटीज, नए एवेन्यूज खुलेंगे। ये सब इसके बेनिफिट है ना। प्रैक्टिकल स्किल्स मिलेंगी, जब प्रैक्टिकल स्किल्स मिलेंगी तो वो रेडी टू एम्प्लॉयमेंट बन जाएंगे। किताब पढ़ने से आपको, मतलब केवल किताब पढ़ने से आपको इंडस्ट्री में नौकरी नहीं मिलेगी जब तक आपको काम नहीं आएगा। और अगर काम आता है, किताब नहीं भी पढ़ी है तब भी नौकरी मिल जाएगी, जाहिर सी बात है। आपने जावा की किताब नहीं पढ़ी कोई, लेकिन आपको जावा पे प्रोग्राम बनाते आ जाते हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने किताब पढ़ी और आपको प्रोग्राम बनाने नहीं आते तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। प्रैक्टिकल स्किल्स जब आपको मिलती है तो आप रेडी टू एम्प्लॉयमेंट बनते हो। रेडी टू एम्प्लॉयमेंट या रेडी फॉर एम्प्लॉयमेंट मतलब अभी अगर आपको कोई इंटरव्यू ले ले तो आपको तुरंत जॉब दे देगा, बिकॉज यू हैव लर्न द प्रैक्टिकल स्किल्स, यू एक्चुअली हैव गॉट द प्रैक्टिकल स्किल सेट टू वर्क इन इंडस्ट्री, राइट। आपके पास प्रैक्टिकल स्किल सेट है काम करने के लिए इंडस्ट्री के अंदर या किसी भी सेक्टर में। इंडस्ट्री का मतलब कोई भी फील्ड हो सकता है काम करने के लिए। तो क्या होगा, आपको तुरंत नौकरी मिल जाएगी, भले ही आपने किताबें नहीं पढ़ी हो। तो वोकेशनल एजुकेशन आपको प्रैक्टिकल स्किल सेट दे करके रोजगार परक बनाता है। कैरियर प्रिपरेशन वही चीज है जो मैंने आपको बताया, कैरियर के लिए तैयार करता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे करता है कि अगर कोई आदमी स्वरोजगार में भी जाना चाहता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में अपना स्टार्टअप शुरू कर रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जा रहा है, तब भी उसको वोकेशनल एजुकेशन चाहिए, क्योंकि उसको खुद काम नहीं आएगा तो दूसरों से क्या काम करवाएगा। तो ये भी एक तरीके से इसमें जरूरी है। ठीक है, तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी जरूरी है और देश में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जरूरी है। कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि इसमें पैसा कम खर्च होता है, टाइम कम खर्च होता है और नौकरी मिल जाती है। आप बीए कर रहे हो 3 साल का, 3 साल के बीए में 3 साल भी गए, पैसे भी गए, उसके बाद नौकरी भी नहीं मिली। इससे अच्छा है कि आपने 1.5 साल का 15 महीने का कोई कोर्स कर लिया, पैसे भी कम लगे, समय भी कम लगा, नौकरी भी मिल गई। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है। इसमें जो कॉस्ट बेनिफिट रेशो है वो बाकी जो फालतू चीजें उनकी तुलना में अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा कि बीए करना गलत चीज है, बीकॉम करना, लेकिन आप अगर उस तरह का बीए कर रहे हो जिसमें कोई रोजगार नहीं मिलेगा तो वो फिर फालतू चीज है। हाँ, अगर आप बीए कर रहे हो उसके बाद किसी गवर्नमेंट जॉब में जाओगे, या आप उसके बाद एमए करके टीचर बनोगे, या आप रिसर्च में जाओगे, या आप नेट जेआरएफ करोगे, अगर आप उसको आगे लेके जा रहे हो तब वो बेनिफिशियल है। लेकिन ऐसे ही किसी प्राइवेट कॉलेज से बीए कर लिया, एग्जाम दे आए, पढ़ा वढ़ा कुछ नहीं और आगे कुछ नहीं, तो वो फालतू चीज है। जब तक आप उसको ट्रांसेंड करो आगे तो ठीक है, भाई आप एमए करो, बाद में रिसर्च करो या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो, टीचर की या किसी की, तो ठीक है। लेकिन अगर आपने वैसे ही बीए कर लिया और आपको आता कुछ भी नहीं है तो आपको कैसे जॉब मिलेगी? आपको जॉब मिलेगी नहीं अगर आपको कुछ भी नहीं आता है। तो उसके लिए आपको फिर पढ़ना पड़ेगा, नेट जेआरएफ करना पड़ेगा, बीएड करना पड़ेगा, एमए करना पड़ेगा और समय जाएगा। इस और उसके बाद भी जॉब नहीं मिली तब। तो इससे अच्छा है कि आप 1.5 साल का कोई कोर्स कर लो, 15 महीने का, 20 महीने का कोई काम सीख लो। मान लो फोटोग्राफी, डिजिटल फोटोग्राफी का कोर्स कर लिया, डिजिटल वीडियोग्राफी का कोर्स कर लिया, वीडियो एडिटिंग का कोर्स कर लिया, या कोई भी कोर्स हो।
50,000 40,000 रुपए महीना आप कमा लो, तो उससे काम आपका चल जाएगा। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। फ्लेक्सिबल लर्निंग मतलब आप अपनी सुविधा से पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कि यूनिवर्सिटी एग्जाम लेगी और एग्जाम देना पड़ेगा और सर्टिफिकेट तो इसमें भी मिलता है। अपनी सुविधा से आप इसको कर सकते हो। कई लोग जो है काम में रहते हुए भी सीख सकते हैं। हमारे यहाँ एटीएस एक स्कीम चलती है। एटीएस स्कीम बड़ी जबरदस्त स्कीम है, वो कब से चल रही है, नेहरू जी के जमाने से, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। तो इस तरीके की बहुत सारी स्कीम्स चलती है जो एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप किसी काम में होते हुए भी ये काम कर सकते हो, अपना टाइम के लिहाज से या पैसे के लिहाज से बहुत सारी चीजें इसमें रहती है। तो आप अपने वर्क को, अपनी फैमिली को, मान लो कि आप फुल फ्लेजेड तैयारी नहीं कर फुल फ्लेजेड पढ़ाई नहीं कर सकते, आपके पास परिवार की जिम्मेदारियां हैं, घर की जिम्मेदारियां हैं, पैसे की कमी है, समय की कमी है, खेत में भी काम करना है, कुछ भी हो सकता है। वी हैव अ लार्ज चंक ऑफ आवर सोसाइटी जिसके साथ इस तरह की समस्याएं रहती है। तो तब भी आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी ये प्रोवाइड करते हैं कोर्सेज, अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। बहुत सारे कोर्सेज में अप्रेंटिसशिप के प्रावधान रहते हैं, जैसे सीखो कमाओ योजना है, जैसे एटीएस है, और भी योजनाएं जिनमें आपको पैसा मिलता है। पीएमकेवीवाई में भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स या ऐसे पार्ट्स है जिसमें पैसे भी दिए जाते हैं। तो ये तमाम चीजों में इसमें एक तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। और ये आपको नई जो न्यू एज करियर्स है, न्यू एज मतलब जो नए नए एवेन्यूज खुल रहे हैं रोजगार के, अब वो जमाना नहीं है कि कम एवेन्यू है, अब बहुत सारे एवेन्यू हैं। वीडियोग्राफी है, डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल फोटोग्राफी है, हॉस्पिटैलिटी है, डेटा, कंप्यूटर पे वर्किंग है, टेली कॉलिंग, टेली का काम है कंप्यूटर पे, हेल्थ केयर है, ब्यूटी एंड वेलनेस है। इतने सारे काम है, इतने सारे काम है कि जिसका कोई अंत नहीं है, इतने एवेन्यूज खुल गए हैं। बस जरूरत इसकी है कि आप उस पर्टिकुलर एवेन्यू में निहित संभावना को, यानी कि उसमें जो कैलिबर है उस कैलिबर को पहचानो, उसके अंदर छुपी हुई संभावना को पहचानो और उस पर ट्रेनिंग लेके आप उसमें काम करना शुरू करो, तो आपके लिए न्यू एज करियर बहुत सारे खुल जाएंगे। नई नई चीजें आ गई हैं आज के जमाने में, है ना। तो उस सब के लिए उस पोटेंशियल को पहचानना, और अपना पोटेंशियल और उस नए एवेन्यू का पोटेंशियल, दोनों को पहचान करके उसमें काम करना, तो ये भी आपको इसके लिए वो एबल करता है। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते चैलेंजेस क्या है इसके साथ। भारत में ये तमाम चीजें तो हमने पढ़ ली, देख ली कि भाई क्यों इसकी जरूरत है, क्या इसका वर्तमान परिदृश्य है, क्यों हमें इसकी जरूरत है ना, और इसको लेकर के हमको क्या क्या फायदे होंगे, वर्तमान में क्या सिचुएशन चल रही है, फिर भी हम उस तरफ क्यों नहीं पहुंच पाए, ये तमाम चीजें हमने देखी। पर इन तमाम चीजों को हम रियलाइज तो कर रहे हैं, मतलब मैं रियलाइज कर रहा हूँ, आप लोग रियलाइज कर रहे हैं, इसके बावजूद भी क्या चुनौतियां हैं इसके मार्ग में, क्या रोड़े हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या ब्लॉक स्टोन्स है या रोड ब्लॉक्स है, कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं, कौन से ऐसे रोड ब्लॉक्स हैं जो इसकी इतनी एक्यूट डिमांड और एक्यूट रिक्वायरमेंट और एक्यूट नीड होने के बावजूद इसमें वो काम नहीं हो पा रहा है जो होना चाहिए। उसके मार्ग में क्या रोड रोड ब्लॉक्स है, क्या चैलेंजेस है, इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहला जो चैलेंजेस है वो है ऑर्गेनाइजेशन एंड वीक इम्प्लीमेंटेशन। ये आप भी देखते होंगे कि हमारे यहाँ योजनाएं तो बहुत बनती है, घोषणाएं भी बहुत होती हैं, उसमें प्रावधान भी ठीक ठाक किए जाते हैं, पैसा भी सरकार रिलीज करती है, लेकिन उसका जो ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन होता है वो बहुत इफेक्टिव नहीं हो पाता। सबसे बड़ी समस्या यही है। ऐसा नहीं है कि सरकार पैसा नहीं, बजट का एक बड़ा हिस्सा इसमें खर्च करती है, बहुत सारी योजनाएं भी चला रही है सरकार, केंद्र भी राज्य भी, कई सारी स्कीम्स हैं, बहुत अच्छे प्रावधान भी हैं उनमें, लोन देने से लेकर के बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जब वो एक्चुअल ग्रास रूट लेवल पे जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो वो उस रूप में क्रियान्वित नहीं हो पाती जैसे कि थ्योरी में उनका कहा जाता है, और इसी से बहुत बड़ी समस्या पैदा होती है। आईटीआई और पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में शुरू से कई योजनाएं चल रही हैं, जब से वो बने हैं 50 की दहाई से, सीटीएस हो, एटीएस हो, सीआईटीएस हो, और भी बहुत सारी। लेकिन क्या सभी लोगों को रोजगार मिलता है? नहीं मिलता, क्योंकि जो लोग असली में वहां काम करने वाले हैं ग्रास रूट लेवल पे, वहां पर उतना जोरदार काम नहीं होता जैसा कि होना चाहिए। ठीक है ना, तो देयर इज अ सीवियर शॉर्टेज ऑफ इंटरेस्ट, और तो ये हो गया। और इसका कारण क्या रहता है? इसके कई कारण होते हैं। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है,
इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो अप टू डेट नहीं है, कई देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस ऑफ इट व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन लेटर क्लासेस। बट अभी मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो कि मशीनें ही नहीं है बहुत सारी जगह, मशीनें हैं तो पुरानी है, पुरानी है, या फिर ऐसी है जिसपे अब काम ही नहीं होता, 20 साल पहले 10 साल पहले से वो मशीन चल रही है, अब एक्चुअल इंडस्ट्री पे उस पर काम ही नहीं होता है। ठीक है, जो ट्रेनर्स है वही लोग मक्कारी कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग देने में इंटरेस्ट ही नहीं है, या फिर वो खुद ही ट्रेनिंग देने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, उनको खुद ही कुछ इतना अच्छे से नहीं आता कि वो बता सके बच्चों को। तो ये तमाम समस्याएं आती हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अपडेट होने की कमी हो, चाहे वो ट्रेनर्स की कमी हो, चाहे वो ट्रेनर्स में स्किल की कमी हो, जब खुद ही में स्किल नहीं है तो बच्चों को क्या देंगे। इस तरीके से ये तमाम चीजें वहां पर आड़े आती हैं। और इस सबको मिला जुला करके असर ये बनता है कि हमारे यहाँ पुअर क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग हो जाती है। और ये जो पुअर क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग है, इसकी वजह से जो ग्रेजुएट्स या ट्रेंड बच्चे निकलते हैं, उनके पास स्किल और नॉलेज जो है वो काफी लैक करती है उस प्रोफेशन में जाने के लिए। इसका सबका मिला जुला प्रभाव ये होता है। ये तमाम चीजें मिल करके ये पैदा करती है कि जो बच्चा ग्रेजुएट भी है या डिप्लोमा होल्डर भी है, वो नॉलेज और स्किल में लैक करता है, और जब लैक करता है तो इंडस्ट्री में एम्प्लॉयबिलिटी उसके लिए, वो लोग एम्प्लॉयबल नहीं होते। दूसरा, वोकेशनल एजुकेशन को लेकर के एक सोशल स्टिग्मा है। सोशल स्टिग्मा का मतलब होता है कि लोग इसको लुक डाउन करते हैं, नीची दृष्टि से देखते हैं। अगर कोई बोले कि 12वीं करे या 10वीं करे और उसके बाद कहे कि मैं जो है फोटोग्राफी का काम सीखना चाहता हूँ, तो लोग कहते हैं अरे यार पहले पढ़ाई कर, पूरी ग्रेजुएशन कर, भले ही फिर ग्रेजुएशन करके कुछ हासिल ना हो। तो वोकेशनल लोग ट्रेनिंग्स के पीछे एक समाज में रवैया ये रहा है कि ये पढ़ाई नहीं है और पढ़ाई करना चाहिए। तो ये एक सोशल स्टिग्मा जो इससे अटैच है, वो भी कई बार हमारे रास्ते में। अब कोई लड़की है 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ ली, उसके बाद कहेगी कि मैं ब्यूटी पार्लर का मतलब मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ, या मैं फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती हूँ, तो उसको लोग बहुत प्रमोट नहीं करते हैं। सोचते हैं कि यार ये क्या काम हुआ, ये तो सिलाई करेगी, सिलाई वाला काम हो गया ये तो ना। लड़कों के मामले में भी ऐसा था, कोई कहे कि मैं वेल्डिंग का काम सीखूंगा, ये करूंगा, तो उसको लेकर के भी एक सोशल स्टिग्मा इससे अटैच है, लोग इसको लोअर लेवल का काम समझते हैं। और वो सोचते हैं कि लोग पढ़ें, बीए करें, बीकॉम करें, बीएससी करें, और वोकेशनल एजुकेशन के प्रति ये एक है, क्योंकि ये एकेडमिक नहीं समझा जाता, और एकेडमिक नहीं होने की वजह से इसके प्रति एक नकारात्मक रवैया बना हुआ है, जो कि एक बड़ा वजह बनता है। ठीक है ना। तीसरा एक इसमें जेंडर बायस है। जेंडर बायस का मतलब होता है कि जो महिलाएं हैं वो बहुत सारी ऐसी हैं जो वर्क फोर्स से दूर है, जो घरों में बंद है, खाना बनाने के अलावा वो कुछ दूसरा काम नहीं कर पाती है। इसमें महिलाओं की गलती नहीं है, समाज के स्ट्रक्चर की गलती है जो ऐसा बना हुआ है। तो जो महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज है वो हमारे सोशल स्ट्रक्चर की वजह से काफी कम हो जाती है ना। वो कुछ खास फील्ड्स में उनको जाना ही अलाउ नहीं है, वर्जनाएं हैं, मतलब तरह तरह के टैबूज और प्रोहिबिशंस बने हुए हैं। तो उसकी वजह से एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो स्किल्ड वर्कफोर्स बनने से दूर रह जाता है। और दूसरी बात ये भी है कि फंड्स की भी कमी होती है सरकार के पास, क्योंकि फंड्स की वैसे सरकार के पास कमी नहीं है, करप्शन और ये सब चीजों के चलते फंड बीच में ही उड़ जाता है, या आता भी है तो उसको लोग उस तरह से बहुत इफिशिएंटली यूज नहीं करते हैं। लोकल लेवल पे फंड पहुंचता ही बहुत कम है, और इस तरह की चीजें जो हमारे देश में बहुत आम फहम है वो तो होती ही है। और इंडस्ट्री के साथ लिंकेज नहीं है, विल पावर, पॉलिटिकल विल पावर की कमी रहती है, तो ये सब समस्याएं हैं। ट्रेनिंग तो दी जा रही है, पर वही कोर्स जो बना था 1970 में अभी तक वही चला रहे हैं, जबकि अब चीजें बहुत अपडेट हो गई हैं। नए नए कोर्सेज को इंट्रोड्यूस नहीं किया जा रहा, नए एवेन्यूज जो खुल रहे हैं उनके प्रति बहुत उत्साह का भाव लोगों में नहीं है, या कम से कम इम्प्लीमेंट करने वाले लोगों में नहीं है। उसको लेकर के बहुत उत्साह जताते हुए लोग काम नहीं करते हैं। तो ये जो तमाम खामियां जो हर जगह आती है, यहाँ भी आती है, और ये एक तरह से मिलजुल करके चैलेंजेस और थ्रेट्स पैदा करते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हमने पूरा का पूरा एक सिनेरियो समझा, जिसमें नीड, रिक्वायरमेंट, करंट सिनेरियो, व्हाई डू वी नीड, और इसमें क्या बेनिफिट्स हैं और क्या चैलेंजेस हैं, सभी पर एक डिटेल और एक जिसको सिंहावलोकन कहते हैं, ओवरऑल जैसे ओवरऑल चर्चा हमने कर ली। नीड पे, रिक्वायरमेंट पे, बेनिफिट पे, और चैलेंजेस पे, और एक ओवरऑल सिनेरियो पे एक बेसिक और
बढ़िया सी चर्चा कंप्लीट कर ली। अब इसके बाद जो है हम अगली क्लास में देखेंगे। अब हम नेशनल पॉलिसी जिसका मैं बात कर रहा था, ज़िक्र कर रहा था, जो 2015 में बनी है, उस पर चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत ही की डॉक्यूमेंट है, उससे 1 से 2 प्रश्न आपकी परीक्षा में छपे हुए हैं, आप मान लो। तो उस पर एक डिटेल चर्चा अगले लेक्चर में करेंगे। अब अभी की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।